नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के होंगे। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। पिछले 2-3 वर्षों में ये क्वेश्चंस परीक्षाओं में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं, खास करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कल आपका पेपर लगा हुआ है, उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को शुरू किए हैं तो अंत तक प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक के समस्त इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर चर्चा होने वाली है। प्रश्न के उत्तर कैसे लिखना है आपको मैं समझा करके बताऊंगा, यानी उत्तर यानी कोई भी टॉपिक जो होगा उसको क्लियर कर दूंगा आपकी अपनी भाषा में। जब आप उसको अपनी भाषा में समझेंगे, तब जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहेगी और आप बस लिखते चले जाएंगे। आपको ऐसे बैठ करके सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या लिखें, अब क्या लिखें, ऐसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आपकी कलम एक बार कॉपी पर रख गई, उसके बाद में से खट 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 लिखते निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद में जब आपका 2 घंटे पूरा हो जाएगा, आप बढ़िया से जो है बाहर निकलेंगे मुस्कुराते हुए, और बच्चे पूछेंगे भैया पेपर कैसा हुआ, आप बताओगे गुरुजी बहुत बढ़िया पेपर हुआ महाराज, एकदम से मजा आ गया पेपर देखे। उसका तो तुरंत पूछेंगे कि कहाँ से पढ़े रहे भैया, तब बता दीजिएगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट एक चैनल है, इस पे शुक्ला गुरुजी पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ा करें। कोई भी सब्जेक्ट हो तो उस सब्जेक्ट की बढ़िया तरीके से एनालिसिस परीक्षा से 1-2 दिन पहले करते हैं, और साथ ही साथ में कोर्स भी करवाते रहते हैं बीए का। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से सोशियोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर का ये महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला। मॉडल पेपर है 2025-26 के लिए, तो ना केवल 25 के लिए बल्कि 2026-2027 के लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र, पढ़ना क्या है, सोसाइटी इन इंडिया यानी भारत में समाज, भारत में समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर माने संरचना कैसी है, ठीक है। उसका ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो संस्थाएं हैं भारत में सामाजिक, उन संस्थाओं के बारे में। समाज में परिवर्तन जिस दृष्टिकोण से या जिस टाइप से इस समय हो रहा है, वो परिवर्तन क्यों हो रहा है, किन चीजों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे परिवार में परिवर्तन हो रहा है, धर्म में परिवर्तन हो रहा है, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। हर एक चीज में आप देखते हैं आपको संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, सभ्यता में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है समाज में, वो किन चीजों में परिवर्तन होता है। तो यह जो चेंज होता है बेटा, ये स्ट्रक्चर में ही होता है। किसके माध्यम से होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से होता है, यानी संगठनों के माध्यम से होता है, संस्थाओं के माध्यम से होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों चारों टॉपिक जो अपने आप में कनेक्टेड हैं, और इन्हीं टॉपिक से मिलकर के आपकी 8 इकाइयों का पूरा सिलेबस बना हुआ है। अब आइए बिना जो है ज्यादा कुछ बताए हुए आपके प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। एक बात फिर से मैं बता दूं कि ये केवल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आप जैसे 2026 में राम मनोहर लोहिया का पेपर देंगे, इसके अलावा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, या इसके अलावा आपका जैसे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, या ऐसे किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा देते हैं जिनकी परीक्षा लिखित होती है, उन सभी में लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इंपॉर्टेंट होगा। अब आइए प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय में या दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय भी आएगा कि क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद सबसे पहले यही टॉपिक आप समझ लीजिए, क्षेत्रवाद। आपसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ देगा अति लघु उत्तरीय में क्षेत्रवाद लिख करके कि क्षेत्रवाद क्या है। अब आप बताओ क्षेत्रवाद के बारे में 50 शब्द लिखो, कैसे लिखोगे? तो जान लो, क्षेत्र, क्षेत्र माने एरिया, क्षेत्र माने क्या होता है, एरिया आपका, ठीक है। वाद माने क्या होता है, विचारधारा, यानी जब कोई विचारधारा अपने क्षेत्र के बारे में सोचती है कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, और दूसरा का क्षेत्र चाहे आगे बढ़े चाहे पीछे, उससे हमको मतलब नहीं है, केवल मेरा क्षेत्र आगे बढ़े, यानी हम इस क्षेत्र से हैं तो हम आगे बढ़ गए। अब हम आगे बढ़ गए तो हम अपने आसपास के इलाकों के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में चाहे हमारे क्षेत्र के लोग योग्य हो या ना योग्य हो, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो आगे बढ़ते ही जाएं। तो ये चीज होता है क्षेत्रवाद की भावना, यानी कि हर क्षेत्रवासी अपने क्षेत्र के व्यक्तियों से लगाव रखता है, हम की भावना रखता है, उसको आगे बढ़वाना चाहता है। तो ये राष्ट्रीय एकता में बाधा भी उत्पन्न करता है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण में, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करता है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। क्षेत्रवाद हो गया, संप्रदायवाद हो गया, ठीक है, भाषावाद हो गया, ये सभी ऐसी धारणाएं हैं, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय एकता को बाधा उत्पन्न करती है, समस्याएं हैं एक राष्ट्रीय एकता में, ठीक है। तो
क्षेत्रवाद यानी अपने क्षेत्र को ही आगे बढ़ाने की चेष्टा करना, दूसरे क्षेत्र को दबाने की चेष्टा करना, केवल अपने ही क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। अब दूसरे का हानि हो रहा तो उसको नहीं सोचना। ये सब चीजें क्षेत्रवाद के अंतर्गत आती हैं। समझ में आ गया? आप समझो कि भाई इसका कारण क्या है, क्यों ये एक प्रकार से इसका रीजन क्या है, प्रमुख रीजन बताएं। देखिए क्षेत्रवाद के विकास में कई तत्व सहायक होते हैं। कौन कौन से? पहला, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से जो है बल पाता है, यानी किन कारणों से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, किन कारणों से? पहली बात, भौगोलिक आधार। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ लोग पहाड़ पर रहते हैं, कुछ लोग मैदानों में रहते हैं, कुछ लोग झील के किनारे रहते हैं, कुछ लोग पठारी भागों में रहते हैं, तो उनका अपना अपना निवास क्षेत्र होता है, तो वो एक क्षेत्रवाद की भावना होती है, भाई मैं पहाड़ी हूँ पहाड़ी, मैदानी भाग का मैदानी हो गया, ऐसे। तो भारत में कई भाग ऐसे हैं जो सदियों से एक दूसरे से लगभग अछूते रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहे हैं। ठीक है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक सीमा तक स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। आज भारत में 28 राज्य बनने के बाद भी क्षेत्रीय असमीमताएं जोर पकड़ती जा रही हैं। आप देखिए पूर्वोत्तर भारत के लोग जो है अपने आप को एक भारत से कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं, उनके चाहे वो कद काठी की बात की जाए, उनके शारीरिक बनावट की बात की, थोड़ा सा भारतीयता से अलग आपको दिखाई पड़ते हैं। तो उनके मन में भी और हमारे लोगों के मन में भी एक शंका बनी रहती कि ये भारत के हैं कि नहीं है। हम शंका उत्पन्न करते हैं, पूर्वाग्रह पहले से बना करके रखते हैं। जबकि पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारे लोग भारत में आकर के, पूर्वोत्तर भारत मतलब जो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अगर उसको हम एक अलग दर्जा ना दे या तमाम चीजें हैं, तो उसको लेकर के कभी कभी लगता है कि भाई ये चीजें कभी भी कट सकती हैं, या उसको लेकर के हमेशा शंका बना रहता है। तो वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं पे क्षेत्रवाद की भावना को उदय देती है कि भाई ये क्षेत्र अलग हो रहा है, वो क्षेत्र अलग हो रहा है, वो अलग जा रहा है। चूंकि हमको दिल्ली से जो इलाके दूर हैं उनके लिए एक प्रकार से एक बेहतर रणनीति सरकार को बनानी चाहिए। तो क्षेत्रवाद की भावना ऐसे पनपती भौगोलिक आधार पर। ठीक है। दूसरी बात, ऐतिहासिक आधार। भारत के अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास अलग अलग रहा है, तो सब अपने अपने क्षेत्र को एक प्रकार से वरीयता देने का प्रयास करते हैं। रियासतों के भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद, रियासत मतलब 565 छोटी बड़ी रियासतें थी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको भारत संघ में मिला लिया था। ठीक है। जब भारत का निर्माण हो रहा था 1947 में, आप देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारी रियासतें, तमाम राजा महाराजा, रियासत माने राजा, राज्य, छोटे छोटे राज्य थे, उनको इकट्ठा किया गया, 565 छोटे बड़े राज्य सबको मिलाया गया। ठीक है। तो विलीनीकरण, विलीन माने मिला लिया गया। इसके बाद कई रियासतें यह महसूस करती हैं कि यदि वे स्वतंत्र अस्तित्व रखती तो अधिक लाभप्रद स्थिति में रहती। तो वो तनि मतलब कि समय समय पर वो अपना रूप दिखाने का प्रयास करती है। लेकिन चूंकि भारतीय जो संविधान है उसमें साफ साफ अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक कौन सा देश या कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा, कौन सा बाहर जाएगा, किसका नाम बदला जाएगा, सारी बातें मेंशन की गई। भारत में कोई हिस्सा बाहरी शामिल हो सकता है, लेकिन भारत में जो जो है जुड़ गया हिस्सा, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। यानी आने का तो प्रावधान है भारत में, लेकिन जाने का कोई प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान में। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये स्थिति जो है ऐतिहासिक आधार रहा। तो कुछ लोग सोचते कि भाई जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका जो था राजा हरि सिंह के अंडर में था, वो लोग नहीं जुड़ रहे थे। ऐसे ही जूनागढ़ के नवाब थे। ठीक है। इसके अलावा जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद के निजाम थे, ये लोग जो है अपने आप को स्वतंत्र रियासत घोषित कर रहे थे, नहीं मिलना चाह रहे थे भारत में। ठीक है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेता की बात की तो उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि सबको इकट्ठा करके मिलना पड़ा। ठीक है। तो वो समय समय पर उनके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है कि भाई हम अलग होते तो हमारे अंदर ये होता, तो क्षेत्रवाद की भावना उनके अंदर रहती है। इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न होता रहता है। तीसरी बात, सांस्कृतिक आधार, कल्चरल जो एक प्रकार से आधार है वो भी रहा। सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, सामाजिक मिथकों तथा लक्षणों के आधार पर भी क्षेत्रवाद के अस्तित्व को सहायता मिलती है। एक बहुभाषी राज्य में किसी एक भाषा संस्कृति के लोग अपने लिए पृथक क्षेत्र की मांग कर सकते हैं। जैसे कि एक राज्य है, अब भाषा के आधार पर जब क्षेत्र बंट जाता है तो वहां पर दो चीजें प्रबल हो जाती है, एक तो भाषावाद और दूसरा क्षेत्रवाद। तो जब दो चीजें प्रबल हो जाती है तो वहां पर राष्ट्रीय एकता का खतरा और बढ़ जाता है। एक भाषा के एरिया वाले लोग अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, दूसरी भाषा को उतना वरीयता नहीं देने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखते हैं जो उत्तर भारत के लोग हैं हिंदी तो बहुत मानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग जो है अपनी भाषा, हो चुकी उनकी एक भाषा है नहीं, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई मलयालम। ठीक है। तो उनकी कोई संयुक्त भाषा नहीं है, उनकी अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है। जैसे तेलुगु तमिलनाडु की भाषा है, ऐसे कन्नड़ आप देखते हैं कर्नाटक में, या फिर ऐसे मलयालम केरल में। ठीक है। तेलुगु आप देखते हैं तो ऐसे आंध्र प्रदेश वगैरह के क्षेत्र वगैरह में। तो आप देखेंगे कि ये चीजें अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, तो इससे भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है।
चौथी बात है धार्मिक आधार। पृथकतावादी शक्तियां, पृथकता माने बंटवारा करने वाली शक्तियां कई बार धर्म को ही हथियार बना लेती हैं और धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करती हैं। जैसे पंजाब में सिखों का केंद्रीकरण है, पंजाब में बहुत ज्यादा सिख मात्रा में है। अब पंजाब में जो जो पंजाबी बहुत सारे लोग हैं सिख, तो उनका कभी कभी एक प्रकार से लोग जैसे कनाडा के तमाम सारे लोग उसमें रहते हैं सिख वाले लोग, तो उनको समय समय पर उनको उकसाया जाता है, फिर कुछ चीजें तो अलग चीजें मांग करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ अराजक तत्व ही होते हैं जो ऐसी मांगे करते हैं, बाकी जो ओरिजिनल सिख होते हैं अच्छे तरीके से, जिन्होंने एक प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, जो जो एक प्रकार से भारत के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उन्होंने कभी एक प्रकार से भारत का विरोध नहीं किया। लेकिन कुछ कनाडा में जब जाते हैं, कनाडा वाले जो है वो भारत का विरोध करते हैं कि भाई भारत में जो सिख है उन पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भारतीय सिख तो पंजाब में जो सिख का दबदबा है वो अन्य राज्यों में थोड़ी है, वो पंजाब में उनका एकदम से वर्चस्व है, तो ये क्षेत्रवाद का कारण बन सकता है। ऐसे जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का, ठीक है, आए दिनों आप सुनते रहते हैं जम्मू कश्मीर मुसलमानों का दबदबा है, ऐसे ही पंजाब में सिखों का, केरल में मुसलमानों का, ठीक है, और ईसाइयों का दबदबा है। उत्तर पूर्वी में ईसाइयों का बहुसंख्यक है, भारत में जो पूर्वोत्तर एरिया उत्तर पूर्वी जो एरिया है वहां पर ईसाई मिशनरियां काम करते हैं, ईसाई लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुसंख्यक मात्रा में है। तो इन लोगों के अंदर क्षेत्रवाद की भावना समय समय पर पनपती भी रहती है। इन क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की भावनाओं को बल देता है और इस तरीके से ये चूंकि अगर यहीं पर पंजाब में सिख मतलब सिख मुसलमान और जो है हिंदू सभी बराबर मात्रा में रहते तो क्षेत्रवाद की भावना कम पनपती। लेकिन अब चूंकि पंजाब की भाषा पंजाबी भी है, एक संप्रदाय के भी लोग हैं, तो ऐसे में क्षेत्रवाद की भावना थोड़ी सी और प्रबल हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में मुसलमान, तो उसमें चूंकि मुसलमान ज्यादा है तो वहां पर जब ज्यादा संख्या में लोग हैं तो उनके अंदर क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि संप्रदाय भी आ गया और उसके बाद में भाषा भी उनकी एक हो गई और साथ साथ में क्षेत्र भी एक हो गया, तो तीन चीजें काम कर रही, तो फिर इससे भी कहीं कहीं खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे इलाकों को भारत सरकार को चाहिए कि उनके लिए विशेष प्रावधान भी करते रहते हैं समय समय से। तो यही सब चीजें हैं, इसी वजह से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में क्षेत्रवाद कई बार गंभीर समस्याएं पैदा कर देता है। सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय एकता को ही पहुंचता है। जैसे कि पहली बात, पृथकतावाद को बढ़ावा मिलता है, अलगाववाद बढ़ता है। जैसे 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है, भाषा के आधार पर जो है राज्य को बांटा गया, ठीक है। और इसके बाद 1960 में बंबई राज्य के विभाजन के द्वारा महाराष्ट्र व गुजरात की स्थापना कर दी गई। पहले बंबई में गुजरात और महाराष्ट्र एक ही मतलब राज्य में थे, लेकिन उसको जो है गुजरात भाषा मतलब गुजराती गुजरात वाले में बांट दिया, महाराष्ट्र में आप देखते हैं मराठी भाषा, तो इसको बांट दिया गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा जो है वो अलग आ गए अस्तित्व में, ठीक है। इसके बावजूद आर्थिक पिछड़ेपन, जाति, भाषा और धर्म को लेकर के पृथकतावादी क्षेत्रीय आंदोलन हमेशा से जारी रहे हैं। नवंबर महीना था 2000 ईस्वी में उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के रूप में 3 अलग राज्यों की विधिवत स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, ठीक है, ऐसे ही बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो ये सब चीजें, ठीक है। कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई है वर्तमान में, परंतु फिर भी बोडोलैंड, ठीक है, गोरखालैंड, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, विदर्भ, तेलंगाना, मारवाड़ आदि को लेकर के पृथकतावादी आवाजें समय समय पर उठती रहती हैं कि पूर्वांचल को एक अलग राज्य बना दिया जाए, ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं पूर्वांचल का एरिया जो है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का एरिया है, उसमें तमाम सारी चीजें आती है, तो उसको अलग करने की मांग होती है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का इलाका, उसको अलग करने की मांग होती है। गोरखालैंड की मांग होती है, तो बोडोलैंड की मांग होती है जो उत्तर मतलब कि पूर्वोत्तर भारत का। तो ऐसे में तमाम आवाजें उठती रहती समय, कई बार तो इनका रूप हिंसक हो जाता है, राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने लगता है। तो यही चीज एक प्रकार से पृथकतावाद को बढ़ावा मिलता है। ये सबसे बड़ा एक प्रकार समस्या उत्पन्न हो सकती है क्षेत्रवाद से, ठीक है। दूसरी समस्या क्या उत्पन्न होती है क्षेत्रवाद से, बेटा समझने का प्रयास करिए, बहुत ही बड़ा टॉपिक, मतलब ये अपने आप में एक दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न बन रहा है। देखिए, क्षेत्रवाद का राज्यों के मध्य झगड़े, यानी राज्यों के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। क्षेत्रवाद से उत्पन्न होने वाली एक गंभीर समस्या दो राज्यों के बीच प्राकृतिक और राष्ट्रीय स्रोतों के वितरण को लेकर के होने वाले विवाद है। जैसे कि जल का बंटवारा हुआ या कोई भी चीज आई, कोई भी फंड आया तो उनको इतना मिल गया, हमको इतना क्यों मिला, ऐसे को लेकर के भी विवाद होता शुरू हो जाता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदियों के पानी को लेकर के हुआ विवाद, उत्पादित बिजली के बंटवारे को लेकर के हुआ, चूंकि नदियों पर जो बांध बनते हैं, बांध से बिजली उत्पादन होता है, तो कितनी बिजली तुम बनाओगे कितनी हम बनाएंगे, ऐसे में राज्यों को लेकर विवाद होता है। इन विवादों का निपटारा हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उसका निपटारा करता है। जो है राज्य की सीमाओं को लेकर के विवाद हो जाता है, कभी कभी तनाव जो है हो जाता है। बेलगाम को लेकर के महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच,
चंडीगढ़ को लेकर के पंजाब और हरियाणा के बीच, नर्मदा जल को लेकर के मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच तमाम विवाद होते रहे हैं समय समय पर। कावेरी नदी के पानी को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद हो रहा है। गहरे मतभेद क्षेत्रीयता की संकीर्ण भावना से उत्प्रोत रहे हैं। ऐसे ही तीसरी बात ये होती है, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव कभी कभी हो जाता है। ठीक है, ये भी क्षेत्रवाद को भावना को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये समस्या है, क्योंकि क्षेत्रीय भावना की वजह से कई बार केंद्र और राज्य के बीच में टकराव गंभीर रूप ले लेते हैं। विशेष तौर पर जब केंद्र और राज्य में भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियां काम करें, जैसे पश्चिम बंगाल और भारत की बात कर ले। पश्चिम बंगाल और मोदी जी, मतलब कि मोदी जी आप देख रहे हैं कि केंद्र में मुखिया हैं, और पश्चिम बंगाल में जो है कौन है, क्या नाम है उनका, ममता जी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में चूंकि पार्टी अलग अलग है तो टकराव की स्थिति आ जाती है। क्षेत्रवाद को उससे भी मतलब इससे भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, केंद्र से अधिकतम वित्तीय स्रोतों को प्राप्त करने के लिए या केंद्र के सुझावों व निर्देशों की अवहेलना करने के लिए भी कई बार राज्य क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काते हैं ये लोग और केंद्र के खिलाफ खड़ा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट है स्वायत्तता की बढ़ती मांग। ठीक है, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाने के कारण से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तीन शक्तियों में मतलब चीजों को बांट दिया। केंद्र सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती हैं। जैसे शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी कानून बनाएगी। जिसका कानून, जैसे मान लेते हैं केंद्र ने बना दिया शिक्षा पर, राज्य ने बना दिया, तो केंद्र का पावरफुल होगा और राज्य का उसी समय नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। लेकिन संविधान द्वारा केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस कारण से समय समय पर पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे सीमांत राज्यों से यह मांग उठती रही है कि राज्यों को और अधिक स्वायत्तता दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, ताकि ये राज्य खुल करके काम कर सके। और अगर इन राज्यों को स्वतंत्रता अधिक मात्रा में दे दी गई तो इससे केंद्र को खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। भविष्य में ये लोग अलग देश की मांग भी कर सकते हैं। ऐसे इसलिए एक प्रकार से केंद्र का पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, खास करके ऐसे राज्यों में जहां पर कई भाषा हो, कई धर्म के लोग रहते हो, कई संप्रदाय के लोग रहते हो, ऐसे देशों में केंद्र का पावरफुल होना बहुत जरूरी है, जो कि भारत में ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, तो तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती, जो समस्या मैंने आपको बता दी। अच्छा, राष्ट्रीय एकता, ये भी प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में, दोनों में आ सकता है। राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण, दोनों प्रश्न सुनेंगे, चाहे राष्ट्रीय एकता बोले चाहे राष्ट्रीय एकीकरण बोले, बात एक ही है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व, तो मैंने आपको बता दिया, जैसे एक क्षेत्रवाद तो हो ही गया, एक संप्रदायवाद हो गया, एक भाषावाद हो गया, ये सब चीजें जो है राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। क्लियर, तो हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व। उससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तुरंत एसएमएस कीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर के लिए पूरी व्यवस्था है, सेकंड के लिए भी व्यवस्था है। 91 61 93 60 62 पर तुरंत एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी पेपर, आपका लास्ट पेपर है, हो जा रहा है, इसके बाद तुरंत आप जुड़ जाइए। ठीक है, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके एसएमएस कर दीजिएगा, और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके एसएमएस कर दीजिएगा। केवल आज के लिए मैं एक व्यवस्था कर रहा हूं आप लोगों के लिए, केवल आज के लिए ऐसी व्यवस्था है बेटा कि अगर आप चाहते हैं कि हमको सेकंड सेमेस्टर का ये सोशियोलॉजी का पीडीएफ आपके लिए फ्री कर दिया गया है। आज आपको सोशियोलॉजी का पीडीएफ फ्री में मिलेगा। कब फ्री में? तब मिलेगा जब आप थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर के कोर्स के लिए आपको, वैसे तो अभी सेकंड सेमेस्टर के लिए किसी भी सब्जेक्ट का आप पीडीएफ लेते तो 100 रुपए फीस रखी गई थी, लेकिन आज के लिए केवल फ्री है, क्योंकि 3 तारीख का आपका भी फ्री है और सुबह तक आपका फ्री रहेगा, 4 तक। ठीक है, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। क्लियर, पेपर से पहले पहले तक। तो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स जो है शुरू कर दिया गया है। थर्ड सेमेस्टर का कोर्स की व्यवस्था क्या है? इसमें आपको केवल 100 रुपए फीस पेमेंट कर देने होगा। इसमें 6 महीने तक आपकी क्लास चलती रहेगी, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपकी केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि जो आपका सभी सब्जेक्ट की तैयारी चलेगी। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी केवल 100 रुपए फीस में हो जाएगी। और साथ ही साथ में आपका सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सोशियोलॉजी का पीडीएफ है, वो सोशियोलॉजी का पीडीएफ और वीडियो लेक्चर जो अभी तक हुए हैं वो सब मिल जाएंगे आपको कल की परीक्षा के लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, वैसे आज वाला क्लास ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी पीडीएफ जो आपके पीछे चल रहा है, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। जिनको जो पीडीएफ प्राप्त करनी है और थर्ड सेमेस्टर का कोर्स भी ज्वाइन करना है, तो वैसे थर्ड सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करते तो 150 रुपए आपके लिए लगते। ठीक है,
₹150 लगते सेकंड और थर्ड दोनों के लिए। लेकिन अभी केवल सेकंड का अगर आप लेते हैं, आज के लिए मैं बता रहा हूं, आज के लिए और कल सुबह तक, ठीक है। आज अगर आप लेते हैं 11-12 बजे 1 बजे रात तक आप एसएमएस करेंगे, मैं जगता रहूंगा। जिनको भी जुड़ना है तो थर्ड सेमेस्टर का आप फीस पेमेंट करेंगे ₹100 इसी नंबर पर, स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको पेमेंट कर देना है ₹100। जैसे ही आप ₹100 फीस पेमेंट करेंगे तो आपके पास आप बोलेंगे गुरुजी हमको सेकंड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का भेज देना, मतलब भेज दीजिए, और आप थर्ड सेमेस्टर का जो है हमको कोर्स में ज्वाइन कर दीजिएगा। तो सेकंड सेमेस्टर का आज के लिए फ्री कर दिया गया है। जो पीडीएफ होगा वो मिल जाएगा आपको सेकंड सेमेस्टर का, और साथ ही साथ में 6 मंथ के लिए आपके लिए 6 सेमेस्टर का मतलब कि थर्ड सेमेस्टर का कोर्स भी मिल जाएगा आपको सभी सब्जेक्ट, जिसमें आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स सभी के मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपके एमसीक्यूज टाइप जो होते हैं वो भी मिलेंगे, और जो है आपका लिखित यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा। जैसे ये पीडीएफ आपका चल रहा है ऐसे तमाम पीडीएफ आपको मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और सभी विश्वविद्यालय के लिए वैध चीजें मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव पेपर लिखे तो सभी के लिए आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के आंसर साथ में होंगे, आंसर की होंगी, प्रैक्टिस सेट होंगे, मॉडल पेपर होंगे, रिवीजन क्लास होगी, महामैराथन क्लास होगी, सब कुछ आपको मिलेगा। सभी यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। तो बहुत ही बेहतर अंदाज में आपकी तैयारी होने वाली है। साथ ही साथ में को करिकुलर परीक्षाओं के लिए बेहतर अंदाज में आपकी बार तैयारी होगी। को करिकुलर परीक्षाओं के लिए 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है, वो सब भी आपको मिल जाएगा इसी ₹100 फीस में। केवल ₹100 फीस में आपको कोई सीरीज वगैरह खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ₹100 फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, थर्ड सेमेस्टर का पूरा। तो थर्ड सेमेस्टर का आज ही ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, देर ना करें। जितना देर करेंगे आपका ही फायदा, मतलब कि आप घाटा होगा, क्योंकि ₹100 में आप पहले जुड़ जाओगे। आप पढ़े ना पढ़े वो आपके ऊपर है, लेकिन आप जुड़ जाइए, ताकि आप पहले से जुड़े रहेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे आपके लिए और मेहनत कर सकेंगे, ठीक है। तुरंत एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62 पर, और तुरंत हमारे से जुड़ जाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत इसका। तो अभी सेकंड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री में, अगर थर्ड सेमेस्टर ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। बाकी आप जब चाहे तो थर्ड सेमेस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आज अगर ज्वाइन करेंगे तो आपकी क्लास एक भी क्लास छूटेगी नहीं थर्ड सेमेस्टर की। मन होगा जब आप क्लास देखना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जब आप परीक्षा के अंतिम दिनों में आते हैं तो आपको तकलीफ होती है, तो तकलीफ ना हो इस वजह से आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। चले तो राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व कौन कौन से बेटा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चले लाइक भी करते हुए चलेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व, देखिए पहला है जातिवाद। जातिवाद आज इस समय इतना चरम पर पहुंच चुका है जिसका कोई जवाब नहीं। आज आप देख रहे हैं यादव और ब्राह्मणों के बीच में जो संघर्ष इस समय चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं यादवों के पक्ष में, यादव के जो है जो रेजिमेंट और जितने भी संगठन है वो सामने आ रहे हैं, खुल करके विरोध कर रहे हैं ब्राह्मणों का। इस गांव में ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं करवाएगा, पोस्टर लगवा रहे हैं। इधर ब्राह्मण की लाबी आ चुकी है, तो आमने सामने ब्राह्मण और यादव आकर के संघर्ष पर खड़े हुए हैं। जो ब्राह्मण की बात की जाए, जो क्षत्रिय मतलब कि जो ब्राह्मण और यादव की बात की जाए, जिनकी मित्रता के गुण गाए जाते थे, सुदामा और कृष्ण की मित्रता के लेकर के आप लोग स्टेटस लगाते थे कि भाई मित्रता दिवस पर जब फ्रेंड्स डे आता है तो आप उस पर किसकी फोटो लगाते हैं? केवल एक ही मित्र सामने आता है, सखा सामने आता है, वो है सुदामा और कृष्ण। सुदामा एक ब्राह्मण थे, सुदामा ब्राह्मणो हा भूत। सुदामा ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण थे सुदामा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अमीर आदमी थे, लेकिन क्या हुआ? पान परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग से जल धो, नैनन के पग से जो है नैनन के जल से पग धोयो। इस तरीके से आप सोचिए कि वो सुदामा जो कि बहुत गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है, भिक्षा लेकर मांग करके खाते हैं, वो उनकी पत्नी सुशीला कही कि बार बार जाओ, आपके मित्र बड़े ही धनी है, आप बोलते थे कि ये मित्र है हमारे, सखा है, तो आप जाइए पहचाने कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण मिलने सुदामा जाते हैं, द्वारपाल उनको भगा देते हैं, कहते हैं तू कहाँ आया इधर उधर। भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि भाई सुदामा आए हैं, तुरंत जो है अपने नंगे पांव से वो दौड़ते हुए चले जाते, सुदामा को पकड़ के लाते हैं, प्रभु कहाँ चले गए, और अपनी आंखों के माध्यम से जो आंसू निकलते हैं उससे उनके चरणों को धोते हैं। इस तरीके से देखिए ये चीजें जो मित्रता का जो एक प्रकार से हम लोग उदाहरण देते थे, पूरा संसार जानता था, आज उस संसार को हम क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण और यादव लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अरे भाई दो परिवारों का मामला था, आपस में निपट लेते वो लोग। अब ऐसे में पूरा का पूरा जो है ये माहौल क्रिएट कर देना, और इसमें आप देखते हैं सपा सरकार की तरफ से अखिलेश यादव जी आकर के जो है कह रहे हैं कि ये किया वो किया। वो तो भाई अपनी राजनीति रोटी सेक रहे, 2027 में चुनाव है, उसके लिए अपनी जो है एक प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में इन चीजों, इन नेता मंत्रियों के कहने पर विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये लोग बस अपना स्वार्थ देखते हैं, आपको नहीं देखते कि आपका फायदा किसमें है। आप अपना फायदा देखो, क्योंकि आजकल क्या है, स्वार्थी जमाना है। अगर आप दूसरों के चक्कर में रहोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो आप भी स्वार्थी बन जाओ समय के साथ साथ।
अगर स्वार्थी नहीं बनोगे, बस नेता मंत्री चक्कर में अगर रहोगे, तो वो कहेंगे कि भाई ये कर लो, तुम जाकर के वो कर दोगे, ठीक है, कोई हिंसा कर दोगे, पुलिस उठा के अंदर करेगी, 4 सोटा मारेगी, और फिर उसके बाद में फिर रोगे, घर पे बैठ के पुपवाओगे कि गुरुजी ऐसा हो गया, मार दिया गया हमको, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो काहे ऐसा कर रहे हो? ऐसा ना कीजिए, आराम से पढ़ो लिखो, अपने घर पे बैठो, दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब, मीडिया उडिया बंद कर दो देखना, यही सब आपको भड़काता है, हिंसा भड़काता है, क्या मतलब है ऐसे? तो चीजों को नहीं करना चाहिए। तो सब जातिवाद आज इतना भयानक रौद्र रूप धारण कर चुका है कि जितना दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बहुत बेकार थी। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। बीच में आकर के जन्म पर आधारित की चीजें सिस्टम होता चला गया, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण से मुखमासीद बाहु राजान्य करता उरुतदस्यपदभ्याम शूद्रो जाता। हालांकि इसमें मैं ज्ञान देने नहीं आया हूं यहाँ पर, लेकिन जो चीजें हैं ध्यान रखिए। तो राष्ट्रीय एकता के लिए बाधा उत्पन्न होता है, टॉपिक है, इस वजह से समझाना पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय एकता में जातिवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर के सामने आ गया है। जातिवाद राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रवाद क्या है? बाधक है। जातिवाद की भावना अपनी जाति से प्रेम करना सिखाती है और दूसरी जाति के प्रति घृणा का भाव जागृत करती है। भाई देखो, ये चीज उल्टा हो जा रहा है। आप अपने जाति के प्रति प्रेम रखो, वो चलता है, वो ठीक बात है, आप अपने जाति के प्रति प्रेम रख रहे हैं, लेकिन आप दूसरे जाति के प्रति नफरत की भावना अगर रख रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखना। यानी अपनी जाति से प्रेम करो, लेकिन दूसरे का विरोध मत करो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जातिवाद का जहर राष्ट्रीय चेतना को समाप्त कर देता है। जातिवाद की वजह से ही राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होने लगती है, जातीय हितों को महत्व दिया जाता है। भारत में जातिवाद की भावना तेजी के साथ बढ़ रही है, जिससे भारतीय एकता को खतरा उत्पन्न हो रहा है, और इसका ज्वलंत मुद्दा पिटावा कांड आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई भागवत पे कहने का किसको अधिकार है, किसको नहीं अधिकार, इस पे तमाम सारे प्रश्न चलते हैं। हालांकि मुझे इसमें शास्त्रों के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं जितनी बहुत 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 बड़े मठाधीशों को होती है फिर। लेकिन भगवान ये नहीं कहेंगे कि भाई आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो तो आप यादव हो, कि आप इस जाति से हो, कि आप मौर्य हो, कि आप कुम्हार हो, आप नाई हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, ये नहीं पूछेगा। आप पूजा पाठ करिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी जाति कैसी है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। मंदिर में आप जाइए, पूजा पाठ करिए, लेकिन उसका एक विधान होता है, उसके अकॉर्डिंग कीजिए, आप ज्ञान अर्जित कीजिए। ज्ञान अर्जन के बाद में आप उसके आचरणों को फॉलो कीजिए, यज्ञोपवीत धारण कीजिए। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमिक शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत व्यक्ति को द्विज बनाता है। द्विज जो होते हैं, वो एक प्रकार से व्यक्ति तभी भागवत कह सकता है, व्यास आसन पर बैठ सकता है, जब वो यज्ञोपवीत उसका संस्कार हुआ हो। यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा वह व्यक्ति व्यास आसन में बैठता है, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, उदाहरण देने की शैली होनी चाहिए। उसको समाज में भागवत के माध्यम से, भागवत क्यों सुनी जाती है, क्यों सुनाई जाती है, कभी आपने सोचा? भागवत के माध्यम से समाज को एक सही दिशा ले आई जाती है। भागवत में जो कथाएं होती हैं, वो कथाएं आपको अपने जीवन में उतारनी होती हैं। एक वक्ता और एक श्रोता उन कथाओं के माध्यम से सीखता है। वक्ता सीखता है, फिर वक्ता अपने अनुभव को शेयर करता है, और जो श्रोता होते हैं उसको अपने अंदर उतारते हैं। कथा कहने का मतलब ये नहीं कि आप जान जाओ कि भगवान जो है बलराम की पत्नी का क्या नाम था, रेवती नाम था, अभी जान गए उनकी पत्नी का ये नाम था, इससे आपको क्या फायदा होगा? उसके बारे में आप सोचिए कि किस तरीके से बलराम की शादी कैसे हुई, उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण रहा। रेवती जो थी बहुत लंबी थी। राजा रेवत की कथा श्रीमद देवी भागवत में आपको मिलेगी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उसमें एक नमूना आपको पेश मिलेगा भागवत में, लेकिन उस चीज को नहीं समझ पाते हैं लोग। तो मेरे कहने का आशय यह है कि भागवत कोई भी कह सकता है, लेकिन उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आपको प्रोफेसर बनना है, तो प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करनी पड़ेगी। बिना पीएचडी के अगर जाकर के प्रोफेसर बन जाओगे, प्रोफेसर लोग या फिर जो छात्र होंगे वही सोटा लेकर के आपको खेत देंगे। ये चीजें सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब वहां पर भागवत पर बैठ करके आप जो है भगवान का अपमान करेंगे और तमाम चीजें करेंगे, तो फिर वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन हाँ, केवल इस नाम पर कोई अगर आपको कहे कि आप यादव हो, आप भागवत नहीं पा सकते, तो वो चीजें गलत हैं, बिल्कुल गलत है, वो समाज के लिए मान्य नहीं है। तो ऐसे में ना तो ये सोचना चाहिए कि केवल ब्राह्मणों का है सब कुछ, लेकिन ब्राह्मणों ने त्याग बहुत किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ब्राह्मणों ने जो त्याग किया है शायद किसी अन्य जाति ने नहीं किया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए बोल रहा हूं चूंकि ये चीजें जो हैं ब्राह्मणों ने त्याग किया है, ब्राह्मणों ने तपस्या की है, ब्राह्मण जंगल में पूजा पाठ करने के लिए साधना किए हैं, ऋषि मुनि तमाम सारे हुए हैं। अब आप सोचो सारे ऋषि मुनि क्या ब्राह्मण थे? नहीं, बहुत सारे ऋषि मुनि अलग अलग जाति के भी थे, लेकिन उनका कर्म ऐसा था कि ब्राह्मण बन गए। उन्होंने द्विज बिना उनको उनके अंदर आचरण था,
तो आचरण लाइए, आप कथा भागवत सब बांचिए। तो ब्राह्मणों को चाहिए कि भाई एक्सेप्ट करें। जो मैं कहता हूं कि आप आइए, आप ज्ञानी हैं, आपका शास्त्र, आप इंटरव्यू मतलब कि आप जो है आचार्य करें, शास्त्री करें, एक प्रक्रिया गुरुकुल का अध्ययन करें, उसके बाद में आप कथा भागवत बांचिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे में ये चीजें करना कि भाई योग्यता नहीं है फिर भी आप ऐसा करें, तो फिर बिल्कुल गलत बात है। आगे बढ़ते चीजों को समझने का प्रयास करते। तो योग्यता भी जरूरी है और अनुभव भी जरूरी है, व्यवहार भी ठीक ठाक होना चाहिए। आप कोई भी जाति के हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी करने का मतलब कि नहीं किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। चले, तो जातिवाद खतरा बनना। दूसरा है संप्रदायवाद। आजकल संप्रदायवाद, अब देखिए इन चीजों पर बोलना पड़ता है भैया, इसको लेकर के आप लिखेंगे इन चीजों को। इटावा कांड का उदाहरण आप दे सकते हैं अपने मतलब उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। संप्रदायवाद देखो, संप्रदायवाद मतलब कहता है इसे हिंदू मुसलमान में भड़का देते हैं, जो है टीवी पर बैठ कर दो, एक मुसलमान आ जाते हैं बैठ जाते हैं, एक हिंदू बैठ जाता है, उस पर एक डिबेट करने वाला एंकर होता है, बोलिए 2 मिनट समय आपके पास है, बोलिए आपके 2 मिनट समय आपके पास है, बोलिए आप क्या चाहते हैं। मतलब वही एंकरवाई जो होगा, एंकरवाई इसे घुमा देगा उन दोनों को कि वो दोनों आपस में लड़ शुरू हो जाएंगे। जनता सोचेगी भाई ये देखो हमारा खतरा उत्पन्न हो गया, हमारा विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें जाको राखे साइया मार सके ना कोई, सभी चीजें हैं। संप्रदायवाद की भावना यही है, सांप्रदायिकता राष्ट्रीयता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसके अंतर्गत लोग अपने संप्रदाय के लोगों को सर्वोच्च समझते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोगों को हीन समझते हैं। विभिन्न संप्रदायों में आपस में संघर्ष होते हैं, सांप्रदायिक भावना में बह करके राष्ट्रीय हितों को भूल जाते हैं। सांप्रदायिकता भारत की एक भयंकर समस्या आज बनी हुई है। सांप्रदायिकता की वजह से ही देश का विभाजन हुआ है, यानी कि आज संप्रदाय हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा किसने? अंग्रेजों ने हमको बांटा, और भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ, ठीक है, मुसलमान और हिंदू के नाम पर ही हुआ, तो संप्रदायवाद की वजह से ही हुआ था ये, ठीक है। आज भी यह समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता को विशेष रूप से एक प्रकार से प्रभावित कर रही है। आज भी समय समय पर आप देख रहे हैं तमाम प्रकार के दंगे हिंसे आपको देखने को मिल रहे हैं संप्रदायवाद के नाम पर, कि भाई हमारा संप्रदाय खतरे में है, हम ये हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, तमाम प्रकार के आप देखते हैं धर्म को लेकर के चीजें होती रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और संप्रदायवाद का मेन कारण क्या होता है? हिंदुओं में हिंदू राष्ट्र की प्रबल भावना और मुसलमानों की कट्टरता, ये ले डूबेगी किसी दिन देश को, ले डूबेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश इतने खतरे में आ जाएगा कि राष्ट्रीय एकता धड़ी की धड़ी रह जाएगी। बस संप्रदायवाद के नाम पर धर्म में लेकर के लड़ते रहो कि हमारे भगवान बड़े हैं, तो कहो हमारे भगवान बड़े हैं, वो कहेंगे हमारे भगवान बड़े हैं। अरे भैया भगवान सब एक ही हैं, हम लोगों ने इसको बनाया है सब सिस्टम की भाई तुम्हारे भगवान ये हमारे भगवान, बाकी भगवान एक है, ईश्वर एक है, हम सब उनकी संतान हैं। लेकिन हम सब उनकी संतान है, मार्ग अलग अलग है। जैसे एक जगह पहुंचने के लिए 4 मार्ग होते हैं, तो ऐसे ही तमाम धर्म है, उन धर्मों के माध्यम से अलग अलग रास्तों के माध्यम से पहुंचना सबको एक ही जगह है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन संप्रदायवाद के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है, वोट मांगे जाते हैं उसी के नाम पर। तीसरा तो आपने समझा ही भाषावाद के बारे में जबरदस्त तरीके से। बड़े और विशाल क्षेत्रफल वाले देशों में अनेक भाषा भाषी लोग निवास करते हैं। कुछ लोग भाषा को राष्ट्र से ऊंचा समझने लगते हैं, वो अपनी भाषा को ही सर्वप्रथम समझते हैं और दूसरी भाषाओं से घृणा करते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। देखो अपने से प्रेम करो बड़ी अच्छी बात, लेकिन दूसरों से घृणा ना करो, ठीक है। और ये चीज इसमें देखने को मिलती। भाषा के नाम पर दंगे उपद्रव भी होते हैं, जिसका राष्ट्रीयता की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में भाषावाद की समस्या लगातार बढ़ रही है, जो भारतीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है। चौथी बात, क्षेत्रवाद या प्रांतवाद। क्षेत्रीयता भी मैंने आपको समझा दी। प्रांतीय और क्षेत्रीयता की भावना की राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। प्रांतीयता की भावना या क्षेत्रीयता की भावना के समक्ष लोग अपने प्रांत को प्रमुख समझते हैं, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा, राष्ट्रीय हित को भूल जाते हैं, देश को भूल जाते हैं, बस केवल अपने राज्य को, अपने प्रांत को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, दूसरे प्रांत को दबाने का प्रयास करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय हितों की हानि होती है। क्षेत्रवाद और प्रादेशिकता देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, इससे राजनीतिक एकता नष्ट हो जाती है। भारत में क्षेत्रवाद और प्रांतवाद के कारण ही राज्यों में अराजकता फैल जाती है, राज्य में एक प्रकार से लोग चीजों को नहीं मानते, अपने अपने मतलब एक जंगल राज टाइप का हो जाता है और अशांति बनी हुई है, जो भारत की एकता के लिए चुनौती बनी हुई है आजकल। तो भाषावाद यानी क्षेत्रवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद या प्रांतवाद, संप्रदायवाद और एक और बात जो शुरुआत में मैंने बताई, जातिवाद। जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद, ये 4 ऐसी जटिल समस्याएं हैं जो कि राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न करती, राष्ट्रीय एकता को एकदम से दूषित कर रही हैं। इनको जरूरी है कि इनको खत्म किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उन चीजों को जानने का प्रयास। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेटा, शेयर कर दीजिएगा। जिस तरीके से मैंने मेहनत करी है आप लोगों के लिए, पूरे यूट्यूब पर कोई मेहनत नहीं कर रहा होगा। जिस तरीके से मैंने पिछले 7 सालों से आपके लिए बीए के लिए क्षेत्र में काम कर रहा हूं,
आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल को जल्दी से जल्दी 1 मिलियन पहुंचाइए। 1 मिलियन का टारगेट आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, कितना दिन से रुका हुआ है, 9 लाख नहीं पहुंच पा रहा है, पता नहीं क्या कमियां आ रही मुझ में या आप में। व्यूज तो आप लोग देख रहे हैं, झोंकुआ देख रहे हैं, झोंकुआ मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा देख रहे हैं वीडियो को, मतलब आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा अगर बीए के क्षेत्र में कोई चैनल देखा जाता है तो शुक्ला स्टडी पॉइंट ही है। तो ऐसे में देखा तो जाता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करने से पीछे हटते हैं। तो क्यों पीछे हटते हैं, इसका कोई रीजन बताइए। और मैं आपके लिए दिन रात में सब कुछ यूट्यूब पर ही दे रहा हूं, कोई आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो पता नहीं क्या करते, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो जो है उससे क्या होगा, आप बेल आइकन प्रेस करें या ना प्रेस करें, वीडियो तो आप तक पहुंचती रहेगी। लेकिन सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है। कर देंगे तो भाई सोने वाली बटनियां मिल जाए, हम यही सोच रहे हैं। चांदी वाली तो आप लोग दिलवा ही दिए हो, चांदी वाली बटन दिखाएं आपको, नहीं देखे हो तो उस दिन दिखाए थे हम, आपको मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये है भैया आपका तोहफा, चांदी वाली बटन, ठीक है। सिल्वर प्ले बटन यही है, इस पे लिखा हुआ है शुक्ला स्टडी पॉइंट साफ साफ, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है शुक्ला स्टडी पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे अगर सोनाओं का आ जाए तो को तो बेजा हो जाए, बढ़िया से एक सोने का भी आ जाएगा, बगल में लग जाएगा, रूम स्टडी रूम हमारा अच्छा सुशोभित होगा। तो आप नहीं चाहते कि सोने का बटन आ जाए, सभी लोग फटाफट से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर, आपके घर में जितने फोन ओन है सबसे सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपके अंतिम दिनों में आपके साथ कौन खड़ा होता है, शुक्ला जी खड़े होते हैं, मैं खड़ा होता हूं, तो आप मेरी जो है मेहनत को समझें, ठीक है। चलिए, संयुक्त परिवार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल परीक्षा में यही सब आएगा। वो विघटित, विघटित माने जो खत्म हो रहा है, टूट रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है संयुक्त परिवार में डेली का डेली। परिवर्तित करने वाले कौन कौन से कारक हैं आप सभी लोग जानते होंगे, अथवा प्रश्न दूसरा बन सकता है, संयुक्त परिवार में हो रहे अभिनव परिवर्तन, अभिनव माने नए नए परिवर्तन जो हो रहे हैं उसकी समीक्षा कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकता है, आइए समझते हैं। उत्तर लिखेंगे, वर्तमान में संयुक्त परिवार में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं, इन परिवर्तनों के मुख्य कारण और कारक निम्नलिखित हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली अंग्रेजी में कहते हैं, जिसमें माता पिता, उनके बच्चे और उन माता पिता के दानी दादा दादी चाचा चाची ये सब एक प्रकार से एक परिवार में रहते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। इसमें आजकल क्या है, परिवार में परिवर्तन हो रहा है, लोग जैसे शादी हो रही है, लड़की आ रही तो लड़की सीधा सीधा बोलती कि भाई हम जो है हमको बाहर रहना, शहर में रहना है। तो गांव के जो युवा वर्ग है वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर के जा रहे हैं। भाई शादी उससे हुई है कि घर वालों से हुई, तो घर वाले आशा देखते रहते कि भाई लड़का बड़ा होगा, शादी होगी, जो है पत्नी इसकी आएगी, बनाएगी, अच्छे अच्छे खाना बनाएगी, खिलाएगी। और लड़का जो है पहले से प्लान बना लिए, दोनों लोग बात करते करते कि भाई हमको ऐसे कानपुर जाना है, रहना है, ठीक है, हमको बनारस में रहना है, हमको यहाँ पर इस शहर में रहना है। और जाकर के अपना घर बार छोड़ करके 10 पैसे की नौकरी के लिए अपना शहर में रहते हैं बच्चे, और वहीं पर जो है अपना न्यूक्लियर फैमिली बना लेते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मतलब कि एकांत परिवार, मतलब कि केंद्रीय परिवार, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली से माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे निकल जाते हैं, छोटा परिवार बन जाता है। तो संयुक्त परिवार जो है छोटे छोटे परिवारों में बट रहे हैं, आजकल बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। संयुक्त परिवार में संयुक्त रसोई होती है, खाना इकट्ठे बनता है, खेत पास सब एक में होता है, ठीक है। सारी महिलाएं इकट्ठा बनकर खाना बना, कोई आटा सान रही है, कोई रोटी बेल रही, कोई रोटी सेक रही है, ठीक है, कोई दाल उधर कुकर चढ़ा रही, सीटी आ रहा है। तो ऐसे ऐसे में सब मिलकर के, धन संपत्ति जो है एक मुखिया होता है घर का, उसके पास सारा पैसा इकट्ठा रहता है, वही हर काम करता है। शादी ब्याह करना हुआ, कहीं पर न्योता जो है या फिर कोई भी चीजें करनी हुई, ठीक है, तो सब वही मालिक करता है। खेती करना हुआ, उससे पैसा निकलेगा, मालिक के पास आएगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या, मालिक से आप पैसा मांगो तो मुखिया घर में होता, तो संयुक्त परिवार वो होता है। इसमें परिवर्तन आजकल बहुत दबा करके हो रहे हैं, परिवर्तन क्यों हो रहे हैं आइए समझते हैं। पहली वजह औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की इंडस्ट्री लगातार बढ़े, उद्योग बढ़ रहे हैं, उद्योगों के बढ़ने से लोग, गांव के लोग शहरों की तरफ आकर्षित हुए हैं, शहरों में लोग भाग करके जाते हैं। अब शहर में जाएगा भाई, एक रूम लिया है या 2 BH का रूम ले लिया है, 2 BH के फ्लोर जो होता है, फ्लैट जो होता है उसको ले लिया है, तो उसको अपने माता पिता को वहां पर रखता नहीं, वो अपने बीवी बच्चों को रखता है, उसी के लिए पर्याप्त रहता है छोटा छोटा। उद्योगों के बढ़ने से क्या होता है, व्यक्ति लोग वहीं पर जाकर के रहने लगते हैं, और ऐसे में वहां पर उनका जो है एक आशियाना बन जाता है, तो वो छोटा परिवार बन जाता है। ऐसे से अलग अलग लोग अलग अलग शहरों में जाकर के बस जाते हैं। आधुनिक युग में औद्योगिकरण परिवार के विघटन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नित्य नए उद्योग धंधों के विकसित हो जाने की वजह से समाज में अनेक नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। ग्रामीण उद्योग सारे के सारे नष्ट हो गए हैं, लोग गांव छोड़ करके काम की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। इससे संयुक्त परिवार में बिखराव आ रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहा है, गांव के सारे लोग शहरों में जाकर के बसते हैं, फिर वहां पर उनका एक परिवार छोटा सा बन जाता है, संयुक्त परिवार धीरे धीरे गांव का खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही सब चीजें होती रहती हैं। इसके अलावा आगे देखेंगे दूसरा कारण, यातायात और संचार के साधनों का विकास। पहले क्या था, फोन फुब्बा नहीं था, फोन
फोन मतलब समझते हैं, जैसे फोन मिलाने वाला जो था, हेलो हाँ क्या हाल चाल है, ये सब नहीं था। पहले से पूरा बता, पहले से पूरी प्लानिंग, शादी से पहले लड़की लड़की पूरी प्लानिंग हो जाती है कि हमको क्या करना है क्या नहीं। लड़का अपने घर की सारी पोल बता देता है, लड़की अपने घर की सारी पोल बता देती है लड़के को। अब सारी कुछ पता हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, वो फिर भगवान है मालिक है, क्या होता है घर में आकर के खैहस होना शुरू हो जाता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आजकल सारे घरों में यही सब चीजें हो रही है। यातायात और संचार के साधनों का विकास होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान पर बैठ करके दूसरे स्थान पर फोटो देख करके बातचीत करना हुआ, वीडियो कॉलिंग, वो सब व्यवस्था हो चुकी है। ठीक है, ऐसे में यातायात के साधनों का विकास होने से व्यापार उद्योग धंधे तीव्र गति से पनपे हैं, बढ़े हैं, जिससे लोग देश के एक एक कोने में जाकर के भ्रमण करते हैं, वहां पर रहने की सोचते हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं। इसी प्रकार संचार के साधनों के विकास से जनसंपर्क काफी बढ़ चुका है, इससे दुनिया छोटी लगने लगी है, संयुक्त परिवार टूटने लगा है, सब अपने अपने परिवार में रह करके सुखी रहना चाहते हैं। माता पिता मतलब अपना खुद, उनकी बीबी और वो, और उनके बच्चे छोटे छोटे। तीसरी बात, जनसंख्या में वृद्धि। लगातार जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, संयुक्त परिवार में झगड़ा लड़ाई होना शुरू हो जाता है। जहां 4 बर्तन रहते, गांव में कहावत चलती है, जहां 4 बर्तन रहता है वहां खटपट लगी रहती है। तो उसको खटपट लगी रहती, तो वही खटपट खत्म करने के लिए छोटे छोटे परिवार बढ़ जाते हैं। ठीक है, भारत में जनसंख्या में बड़ी तेज गति से वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी तेज गति से वृद्धि हुई है। वर्तमान में हमारी जनसंख्या 1 अरब से अधिक, 1 अरब क्या, 1 अरब 40 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, 140 करोड़। ठीक है, परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ा है। जब गांव में छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करके बड़े परिवार का भरण पोषण होना कठिन हो चुका है, तब लोग जो है काम काज की तलाश में परिवार और गांव को छोड़कर के शहरों में भागने शुरू कर दिए हैं। इससे भी संयुक्त परिवारों का विघटन स्वाभाविक हो गया है, क्योंकि गांव में क्या है, खेती करके कितना लोग पेट पाल लेंगे, कुछ नहीं होता है। खेती करोगे साड़ बहेला खा लेंगे उसको सब। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है भाई, खेती जैसे हमारा भी धान का जो होता है छोटा, जब जिसको बीज बोलते धान का जो होता है, तो इतना बड़ा बड़ा हुआ था, और उसमें जो है रूंधा ऊंधा था, इतने ऊंचे जंगल है बगल में, तो इतने ऊंचे जो है पूरा जो है उसमें रूंधा है सारा। ठीक है, व्यवस्थित किया गया कि ताकि उसमें कोई जो है पशु ना जा पाए। अब उसमें पशु क्या होता है, पशु जाकर के सब तोड़ देता है, वो जो रूंधा बांधा रहता है सब तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ने के बाद में गया पूरा सब साफ कर दिया। लगभग में 3-4 हजार की बिया मतलब बीज खरीद करके बोया गया था, हमारे बड़े भाई बोए थे। अब कल सब पूरा सब साफ हो गया खेत। आए कह रहे कि क्या किया जाए बताओ, सब पूरा नष्ट हो गया। परेशान ना होइए, फिर देखिए भगवान मर्जी होगी, फिर यूरिया वूरिया मारिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो वही सब चीजें हैं। तो ऐसे में खेती पाती में कुछ नहीं रखा है, खेती करके व्यक्ति पूरा दिन उसमें लगा रहता है, अपना पूरा समय उसमें नष्ट करता है, और मिलता क्या है उसको, जब उसका धान या गेहूं तैयार होता है तो 2-3 रुपए उसका मार्केट वैल्यू घट जाती है धान गेहूं की। वो अपने अपने चीजों को बेच भी नहीं पाता सही तरीके से। ठीक है, कहीं ना कहीं पे चीजें जो है किसानों के लिए उतनी पर्याप्त नहीं, तो ऐसे में लोग शहरों की तरफ भागते, जिससे छोटे परिवार हो रहे हैं। नगरीकरण, औद्योगिकरण की वजह से जब उद्योग बढ़ते हैं तो नगरीकरण होता है, क्योंकि उद्योग बढ़ने से वहां के आसपास के इलाकों में लोग जाकर के रहते हैं नौकरी करने के लिए, तो नगरीकरण होता है, नगर बनते हैं। धीरे धीरे नगरीय सभ्यता का उदय हुआ है। नगरीय जीवन के आकर्षण ने लोगों को गांव छोड़ करके शहरों या नगरों में बसने के लिए बाध्य कर दिया है। नगरों में मकानों की समस्या के कारण से संयुक्त परिवारों की स्थापना संभव ही नहीं है। फिर भी व्यक्ति स्वतंत्र की भावना संयुक्त परिवार के विरुद्ध है। आप देखते हैं वहां पर छोटे छोटे रूम लेकर के व्यक्ति रहता है, कोई फ्लोर लेकर के रहता है, ऐसे ऐसे करके तमाम चीजें हो रही हैं। पांचवी तो पाश्चात्य शिक्षा, यानी पश्चिम की शिक्षा, संस्कृति और विचारधारा का प्रभाव भी भारत पर पड़ा। भारत में पहले जो होता था, लोग बांटते बांटते नहीं थे, घर में बंटवारा हो जाना बहुत बड़ा एक प्रकार सम्मान को खतरा मानते थे। आजकल क्या है, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, और उसको एक एक कहते हैं कि भाई एक गांव में कहावत चलती कि बांटने और मरने से कौन बचा है, तो वही चीज है। तो पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारधारा ने भारतीय जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब परिवार का कर्ता निष्प्रभावी हो गया है, कर्तव्य त्याग की भावना खत्म हो चुकी है। स्त्री पुरुषों में समानता के विचारों का उदय हो गया है। स्त्री पुरुष सब समान भाव से आगे बढ़ते हैं। स्त्री को पहले लोग जो है उतना ज्यादा बोलने चालने नहीं देते थे, आजकल क्या स्त्रियां बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है हर मामलों में। ठीक है, संयुक्त परिवार स्वच्छंद होने लगे हैं और वो टूटने लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार के टूटने के तमाम सारे कारण मैंने आपको बता दिए। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा, लोग जो लोग पश्चिम की शिक्षा को पढ़ रहे हैं, आजकल लोग शादी भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो पश्चिम के देशों में ऐसी चीजें होती हैं। विघटन में कब हो जाता, तलाक वगैरह की व्यवस्था पश्चिम में ही आपको देखने को मिलती थी। आजकल भारत में हर एक सेलिब्रिटी का ब्रेकअप, वो क्या नाम है उसका, तलाक यानी यानी विवाह विच्छेद हो रहा है। तो ये चीजें आपकी लगातार आप देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार विकसित हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, आधुनिक परिवारों की संरचना में कौन कौन सी प्रवृत्तियां एवं परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं, अथवा भारतीय परिवार में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए।
देखिए, आधुनिक परिवारों की संरचना में अनेक उल्लेखनीय प्रवृत्तियों के दर्शन हो रहे हैं, जिससे परिवार की परंपरागत अवधारणा प्रभावित हो रही है। इन प्रवृत्तियों और परिवर्तनों को देख करके कुछ लोगों ने आशंका प्रकट की है कि भारतीय परिवार अपनी मौलिकता को खो देंगे, और मौलिकता खो भी चुके हैं। भारत का परिवार संयुक्त परिवार व्यवस्था थी शुरुआत में, लेकिन अब धीरे-धीरे वो एकाकी परिवार बन चुके हैं। आधुनिक भारतीय परिवार की संरचना में निम्नलिखित प्रवृत्तियां स्पष्ट हो रही हैं। आइए जानते हैं। जैसे परिवार के आकार में परिवर्तन हुआ है। परिवार का आकार पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया है। दूसरी बात, स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। स्त्रियों की स्थिति पहले दयनीय थी, पहले स्त्रियों को उतना जो है अधिकार नहीं था, स्त्रियों को बराबर का अधिकार पुरुषों के समान मिला हुआ है। तीसरा परिवर्तन, युवा सदस्यों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। पहले युवाओं को उतना ज्यादा एक प्रकार संयुक्त परिवार में बोलने का हक नहीं था, आजकल युवा ही मालिक बन रहा है। पहले जो वृद्ध व्यक्ति होता था परिवार का, वो मुखिया होता था, वो सब कुछ करता था, वो मालिक होता था। आजकल युवा लोग जो है अपनी मनमर्जी का सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या परिवर्तन हो रहा है? अगला परिवर्तन आप देखें बाबू, देखें चौथी बात, मुखिया की स्थिति हरास, मतलब कि जो मुखिया यानी कर्ता होता था, मालिक होता था घर का, उसके प्रभाव की कमी हुई है, उसमें हरास यानी कमी आई उस स्थिति में। पांचवी बात, प्रदत्त स्थिति के स्थान पर अर्जित स्थिति का महत्व बढ़ा है। प्रदत्त माने होता है जो पहले से हमको प्राप्त होती है, यानी जैसे मान लेते हैं पहले क्या था, पहले से आपको आपके पिताजी के द्वारा, आप बड़े बेटे हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता था। आजकल क्या है, सब कुछ सभी को बराबर मिलता है, यानी आप कितने टैलेंटेड है उस पर फोकस होता है। आप बड़े या छोटे हैं उस पर फोकस नहीं होता। आपको पहले से आपके पिताजी के द्वारा क्या मिल गया है, वो आपकी प्रदत्त परिस्थिति है, लेकिन आपने अपने दम पर क्या किया है, वो आपकी अर्जित परिस्थिति है। आजकल अर्जित परिस्थिति पर ज्यादा फोकस होता है कि आपने अपने दम पर क्या किया है। ठीक है, तो वो होता है, उस पर फोकस किया जा रहा है अब। इसके अलावा तार्किकता और स्वतंत्रता के मूल्यों में वृद्धि हुई है। हर एक मामले में पहले लोग कहते थे कि भाई ये करना नहीं चाहिए, लोग कहते थे कि भाई हाँ नहीं करेंगे, लेकिन अब क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ था जो नहीं करना चाहिए, तो हर चीज का कारण बताना पड़ता है। स्वतंत्रता और तार्किकता के मूल्य बढ़े हैं। जैसे धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे भाई, ज्यादा जो है डिस्टर्ब मत कीजिए कि भाई जल्दी पढ़ाओ जल्दी पढ़ाओ, आराम से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, साथ ही मनोरंजन के साधनों का व्यापारीकरण हुआ है। मनोरंजन के साधन जो है लगातार बढ़े हैं। इसके अलावा माता पिता के नियंत्रण व सत्ता के प्रभाव में कमी आई है। माता पिता जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि माता पिता से भी स्वतंत्रता की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम बड़े हो चुके हैं, अब हमको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, माता पिता की बातों को नहीं सुनते आजकल के बच्चे। ठीक है, इसके अलावा परिवार के आकार में वृद्धि की ह्रास हुआ है, परिवार का आकार घटा है। परिवार के मौलिक कार्यों में हस्तांतरण हुआ है। पहले जो परिवार के कार्य थे उसमें परिवर्तन हुआ है। परिवार के स्थायित्व में कमी आई है। परिवार कब भंग हो जाए कुछ पता नहीं है उसका। पुरुषों के आधिपत्य में कमी आई है। पहले पुरुषों का दबदबा परिवार में होता था, पुरुष ही सब कुछ मुखिया होता था। आजकल महिलाएं भी मुखिया हो रही हैं। परिवर्तित होती हुई नैतिकता, नैतिकता नहीं मोरलिटी भी आजकल परिवर्तित हो गई, सब कुछ नैतिकता बदल चुकी है। राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई है, यानी समाज के मूल्यों में वृद्धि होने के साथ साथ सामाजिकता में या समाज में कानून का पक्ष बढ़ा है। इसके अलावा विवाह की महत्ता घटी है। आजकल विवाह को उतना महत्व नहीं रखते, बहुत सारे लोग विवाह ही नहीं करते हैं। विवाह पहले बहुत जरूरी माना जाता था, 15-18 साल तक शादी हो जाती थी। आजकल क्या हो रहा है, 25, 30, 35, 36 तक शादी नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा परिवार के सदस्यों के संबंध में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यौन संबंधों में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि सेक्स रिलेशन में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्त्री पुरुषों के संबंध में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, परिवार के आर्थिक कार्यों में कमी आई है। संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। ठीक है, तो तमाम प्रकार के आधुनिक परिवारों में ये चीजें जो है घटी हैं। आधुनिक परिवारों में तमाम प्रकार की विशेषताएं विद्यमान हो रही हैं। तो आधुनिक परिवारों की विशेषताएं या कुछ भी पूछे आप आसानी से बता पाएंगे। मैंने विस्तार से बता दिया, दीर्घ उत्तरीय का ये क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एकल परिवार और संयुक्त परिवार, एकल परिवार है न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली में डिफरेंस बताएं। हेडिंग डालेंगे, एकल परिवार इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे संयुक्त परिवार, ऐसे चार्ट बना करके आप समझा दीजिएगा। ठीक है, पहली बात, एकल परिवार जो होते हैं उसमें पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानों से मिलकर के बनता है। अविवाहित संतान यानी कि इसे मानते हैं आप हो और आपकी शादी हो जाए, आपकी पत्नी हो जाए, और आपसे और आपकी पत्नी से लड़के हो जाएं, तो उनकी शादी ना हो तब तक वो आपके एकाकी परिवार कहे जाएंगे। और उन बच्चों की भी शादी हो जाती है, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, तो वो संयुक्त परिवार हो जाएगा। इस वजह से वो भी एक प्रकार से एकल परिवार तब तक होता है जब वो अविवाहित रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। जैसे आपके दादाजी हो गए, ठीक है, दादा आपके पापा हो गए उससे नीचे, और पापा से नीचे आप स्वयं हो गए। ठीक है, इसमें क्या होगा, दादा के साथ दादी, शादी पापा मम्मी होंगी आपके, उसके चाचा चाची हो सकते हैं,
और आपके भाई बहन तमाम सारे हो सकते हैं, आपकी भी शादी हो सकता है। यानी 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग जब एक परिवार में रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार होता है। और इसमें केवल आपकी 2 पीढ़ी रहती है, आप और आपकी पत्नी और आपके बच्चे, ठीक है? वो जिनकी शादी नहीं हुई हो, वो एकल परिवार। दूसरी बात, एकल परिवार की स्थापना व्यक्तिवादी आधार पर की जाती है, यानी कि व्यक्तिवादी आधार सभी सभी स्वतंत्र होते हैं, सबको इसमें चीजें दी जाती है। संयुक्त परिवार की स्थापना पीछे समूह के कल्याण की भावना होती है, ये बात ध्यान रखिए। इसमें व्यक्तिवादी सोच होती है, इसमें समूह की कल्याण की बात होती है। तीसरी बात, एकल परिवार का आकार छोटा होता है, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। चौथा अंतर, एकल परिवार में माता और पिता का प्रभुत्व होता है, माता पिता इसमें जो है ज्यादा पावरफुल होते हैं एकल परिवार में, चूंकि माता पिता ही पावरफुल है, उनके बच्चे अभी छोटे हैं तो उन पर माता पिता का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार में कर्ता, माता पिता के कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता परिवार का वृद्ध पुरुष होता है, चाहे आपके दादा हो गए या फिर आपके पापा हो गए, कुछ भी कोई भी व्यक्ति हो गया जिनको मालिक लोग बना दें, ठीक है। पांचवी बात है, एकल परिवार में संपूर्ण दायित्व जो होता है पति और पत्नी पर होता है, जबकि संयुक्त परिवार में आय और संपत्ति का परिवार के सभी सदस्यों के पालन पोषण का साधन होता है, ठीक है। छठी बात है, एकल परिवार में व्यक्तिगत आय और संपत्ति परिवार के भरण पोषण का साधन बनती है। व्यक्तिगत आय मतलब कि जैसे कि पुरुष कमा रहा है तो आप पत्नी भी खा रही है और बच्चे भी खा रहे हैं, पत्नी कमा रही है तो पुरुष पत्नी दोनों बच्चे खा रहे हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में क्या हो रहा है, संयुक्त आय होती है, सभी लोग कमाते हैं, संपत्ति परिवार के सभी सदस्यों के पालन पोषण का साधन बनती है, सभी का साधन होता है, संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है और सभी लोगों के लिए संपत्ति होती है। साथ ही सातवां अंतर यह है कि एकल परिवार अधिक गतिशील होते हैं, एकल परिवार जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है, संयुक्त परिवार स्थिर होते हैं, इसमें परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आजकल परिवर्तन संयुक्त परिवार में खूब हो गए हैं। ये गतिशील होते हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है, इनमें जबरदस्त तरीके से आप ये एक स्थान दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। संयुक्त परिवार जो होते हैं इकट्ठा रहते हैं, उनका स्थिर रहता है। इस तरीके से संयुक्त परिवार और एकल परिवार में अंतर बता दिया, क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं, ध्यान रखिए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, वर्ग चेतना क्या है? देखिए, वर्ग व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता सभी वर्ग के सदस्यों में एक विशेष वर्ग चेतना का विद्यमान होना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह आवश्यक हो जाता है कि हम वर्ग चेतना की प्रकृति यानी नेचर और विभिन्न समाजों यानी कि तमाम सारी जो सोसाइटी है उनमें इसके स्वरूप का संक्षेप में उल्लेख करें। अलग अलग समाजों में वर्गीय भावना अलग अलग होती है। साधारण वर्ग चेतना का अर्थ होता है व्यक्तियों में अपने वर्ग की सदस्यता के प्रति जागरूकता से समझा जाता है, यानी हर एक व्यक्ति अपने वर्ग को बढ़ावा देना चाहता है, अपने वर्ग के प्रति सचेत रहता है, जबकि वास्तव में ऐसी धारणा बहुत संकुचित है। विस्तृत रूप से वर्ग चेतना व्यक्ति को केवल एक विशेष वर्ग में अपनी सदस्यता का ही ध्यान नहीं दिलाती, बल्कि उसे अन्य वर्गों के सदस्यों की स्थिति के प्रति भी जागरूक बनाती है। इसका अर्थ है कि वर्ग चेतना पूर्णतया व्यक्तिगत नहीं होती है, बल्कि यह इस अर्थ में सामूहिक है कि संपूर्ण वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति को अपनी सापेक्षित स्थिति के प्रति जागरूक बनाती है, व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे, समूह के प्रति लॉयल रहे, ठीक है। ये एक प्रकार से इसमें ध्यान दिलवाया जाता है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीजों को ध्यान और भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को। वर्गीय चेतना ये होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले भैया बताएं, प्रश्न आ चुका है, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या है? देखिए, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, प्राचीन काल से स्त्री को इस संसार की जन्मदात्री माना जाता है। जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गदैपी गरीयसी, जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर के बताया गया है। तो प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही अच्छी थी, उसमें शिक्षा का अधिकार था, पुरुषों से कंधा मिलाकर के स्त्री आगे बढ़ती थी, तो स्त्रियों को उचित अधिकार थे, ठीक है। भारतीय समाज के संदर्भ में स्त्रियां की स्थिति अधिक उत्तम रही है। हिंदू समाज में स्त्रियों को देवी स्वरूप माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में स्त्रियों की पूजा भी की जाती है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट होते हैं। बिना स्त्री के पुरुष अधूरा होता है, बिना पुरुष के स्त्री अधूरी मानी जाती है, ठीक है। अतः एक स्त्री के बिना पुरुष अधूरा होता है तथा पुरुष के बिना स्त्री। हिंदू समाज में स्त्री को श्री ज्ञान व शक्ति का द्योतक माना जाता है। मनुष्य के जीवन में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक स्त्री के बिना पुरुष ना तो अपनी गृहस्थी बसा सकता है और ना ही उसे चला सकता है। मनुस्मृति में भी स्त्रियों के महत्व को निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। क्या कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया, लोग मनुस्मृति का विरोध करते कहते थे, मनुस्मृति में एक आध दो पॉइंट थोड़े इधर उधर लिख दिए गए होंगे, बाकी मनुस्मृति में बहुत जबरदस्त चीजें लिखी हैं। क्या लिखा हुआ है? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यते तत्र देवता, यत्र यतास्तु न पूजन्ते सर्वस्त्र फलाक्रिया। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जहां पर नारी का मान सम्मान होता है,
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जहां पर नारियों की पूजा होती है, रम्यते तत्र देवता, वहां पर देवताओं का निवास होता है, देवता वास करते हैं। यत्र यत्रास्तु ना पूजन्ते, जहां इसका मान सम्मान नहीं होता, जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती, नारियों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वहां पर समस्त क्रियाएं विफल हो जाती हैं। सर्व सर्व अस्तता फल क्रिया, यानी सारी जो है जो क्रियाएं होती है निष्फल हो जाती हैं। आप कितना भी काम करो वो घर आगे नहीं बढ़ सकता। जिस घर में स्त्रियों की रिस्पेक्ट नहीं होती है, जिस घर में स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती है, उस घर को आगे बढ़ने से मतलब आगे कभी नहीं बढ़ सकता वो। और जिस घर में स्त्रियों की इज्जत होती है, स्त्रियों का मान सम्मान होता है, वह घर फल फलता फूलता रहता है। माता लक्ष्मी उसको हमेशा जो है आगे बढ़ाती हैं। स्त्रियां जो हैं वो समाज की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की जननी है। स्त्री नहीं होती तो आप नहीं होते, यह बात ध्यान रखेंगे। आज शक्ति जगदम्बा पारंबा भगवती जिनकी वजह से आज पूरी सृष्टि बनी हुई है, तो वो एक प्रकार से स्त्री रही हैं। तो कहीं ना कहीं स्त्री जो है सृष्टि की एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो ऐसे में स्त्रियों की पूजा हमको करनी चाहिए। तो भारतीय समाज में प्राचीन समय में स्त्रियों की स्थिति बड़ी जबरदस्त रही, फिर मध्यकाल तक आधे स्त्रियों की स्थिति दब गई, फिर इसके बाद में आधुनिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति फिर बराबर हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न आ चुका है, प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति की विवेचना कीजिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अथवा प्राचीन भारत में स्त्रियों के विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति उतनी दयनीय नहीं रही जितनी विदेशों में रही है। ठीक है इसलिए उनको आंदोलन करना पड़ा स्त्रियों को लेकर के। भारत में मध्यकाल में आकर के कुछ चीजें हुई स्त्रियों को लेकर के, लेकिन वर्तमान में चीजें सब सेटल हो चुकी हैं। ठीक है, प्राचीन काल में स्त्रियों का भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान था तथा उन्हें बहुत मान सम्मान दिया जाता था। स्त्रियों को पुरुषों के समान समझा जाता था प्राचीन काल में। प्राचीन काल के समय स्त्रियों के अधिकारों के विरुद्ध पुरुष कोई भी कार्य नहीं करता था, विरुद्ध मतलब स्त्रियों के विरुद्ध कोई काम नहीं करता था। ठीक है, यहां तक कि जब आप विवाह करवाते हैं, विवाह में साफ साफ सप्तपदी श्लोक में लिखा रहता है 7 वचन स्त्रियों को मांगने के लिए दिए गए हैं और 5 वचन ही पुरुष कह सकता है। जब शादी होती है तो 7 वचन जो है स्त्री कहती, लड़की कहती लड़के से कि भाई आप जो है कहीं पर कोई काम करेंगे तो हमसे पूछ करके करेंगे, विदेशों में जाएंगे तो हमसे पूछ करके जाएंगे, कोई पूजा करेंगे, कोई बावली बनवाएंगे, कुआं बनवाएंगे तो हमसे पूछ करके करेंगे। पराई स्त्री कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप जो है बिना उसको जो है माता के रूप में देखेंगे। ठीक है, जैसे भगवान राम ने क्या कहा था, ठीक है क्या ना कहा था भगवान राम ने, अपनी नारी को छोड़ सभी दुनिया में जितनी नारी हैं, रिश्ते में मेरे कुछ और नहीं, माँ बेटी बहन हमारी है। ये भावना जो है जिसके अंदर हो जाती है वह एक प्रकार से अच्छा पुरुषत्व उसके अंदर कहा जाता है। ठीक है, जो अपनी अगर उसके समान एज की तो उसको सिस्टर के रूप में देखे। ठीक है, अपने से बड़ी है तो उसको माता के रूप में देखे। ठीक है, अपने से छोटी तो उसको बेटी के रूप में देखे। इस प्रकार की भावना जो है रखनी चाहिए, ये सब बताया जाता है उसमें। और वहां पर केवल 5 अधिकार यानी 5 वचन पुरुष कहने का अधिकार, 2 वचन स्त्रियों से कम पुरुषों को बताया गया है विवाह में भी। यानी भारतीय समाज में प्राचीन स्थिति जो थी स्त्रियों की वो ठीक ठाक थी। गार्गी, मैत्री ऐसे तमाम प्रकार की महिलाएं हुई हैं जो उनको शिक्षा का, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, बहुत अधिकतर यानी वेदों को पढ़ा, तो सारी चीजें थी। उस समय स्त्रियों को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता था, उनकी शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाती थी। लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं माना जाता था पहले, अतः उन्हें लड़कों के समान शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। उन्हें विभिन्न प्रकार के कला संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते थे। ठीक है, जैसे कला ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी स्त्रियों को भी पहले। ठीक है, लेकिन मध्यकाल तक आते आते जो हुआ, तमाम विदेशी आक्रांता आते शुरू हो गई। इस वजह से स्त्रियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई ताकि स्त्रियां सुरक्षित रह सके। स्त्रियों में पर्दा प्रथा की व्यवस्था करी गई। ऐसे तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जो आई वो मध्यकाल में आई, या फिर जो विदेशी आक्रांता आते गए उनसे उस समय तमाम प्रकार की चीजें बदलती चली गई। ठीक है, तो समय पर काल परिस्थिति में सारी चीजें बदलती रहती हैं और उसका लोगों ने गलत फायदा उठा लिया। मध्यकाल देखो, मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए, मध्यकाल से स्त्रियों की स्थिति गिरने लगती है। मध्यकाल में धर्म और जाति को अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिससे हिंदू धर्म काफी सशक्त हो गया। इसके परिणाम स्वरूप बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बहु विवाह आदि प्रथाओं को लागू कर दिया गया, जिसके कारण से स्त्रियों की दशा बिगड़ती चली गई। स्त्रियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने लगे। ठीक है, उनको समाज में समारोह में भाग लेने के लिए रोक दिया गया। स्त्रियों को वे सभी अधिकार छीन लिए गए जो उनको प्राचीन काल में प्राप्त थे। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा को भी महत्वहीन कर दिया गया, जिससे स्त्रियां शिक्षा से वंचित हो गई। मध्यकाल में शिक्षा से या तमाम प्रकार के अधिकारों से स्त्रियों को वंचित कर दिया गया। कुछ सिचुएशन नहीं, कुछ लोगों ने एक प्रकार जबरदस्ती कर दिया। ठीक है, तो वैसे में चीजें क्लियर मतलब मैंने आपको समझा दी। और आधुनिक काल में आप देखते हैं जयशंकर प्रसाद से विद्वानों ने कहा क्या,
कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। स्त्री जो है वो एक प्रकार से बहुत आगे की बात है। स्त्री जो है एक देवी है, दुर्गा है, उसके अलग अलग रूप है, सतचंडी है, वो जब विकराल रूप धारण करती है तो काली बन जाती है, वो जब एक प्रकार से बहुत साधारण रूप धारण करती ब्रह्मचारिणी बन जाती है। प्रथमम शैलपुत्रीश्च द्वितीयं च ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुकुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठकम कैतनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरी चाष्टकम नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिका। ऐसे आप देखते नौ दुर्गाओं में अलग अलग प्रकार की जो है ज्वालाएं अलग अलग प्रकार की जो है दैवीयमान नक्षत्र के रूप में विद्यमान है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें क्लियर होती हैं। तो दुर्गा देवी सब कुछ एक प्रकार से आप देखते हैं स्त्रियों को ही माना गया, स्त्रियों की पूजा। भारत ही एक ऐसा देश है, हिंदू धर्म ही एक ऐसा देश धर्म है जहां पर स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक बड़ा देवी देवता बताया गया है। वो मात्र एक धर्म है आपका हिंदू धर्म। तो ऐसे में क्या हुआ, प्राचीन समय में चीजें बिल्कुल ठीक थी, मध्यकाल तक आते थे स्त्रियों को एक प्रकार से तमाम अधिकारों से वंचित कर दिया गया। आज भी आप देखते हैं जैसे कि स्त्रियों को देवी रूप में माना जाता है। नवरात्र में कन्या खिलाई जाती है, दुर्गा मान करके 9 कन्याओं को खिलाया जाता है। तो ये सब और किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलता है, किसी धर्म में। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। देखिए पहला उद्देश्य, धर्म हिंदुओं में विवाह सबसे प्रमुख उद्देश्य और अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करना है। सभी धार्मिक कार्यों के निष्पादन के लिए पति और पत्नी एक साथ भाग लेने आवश्यक होते हैं। यानी बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ जो है पूरा नहीं माना जाता है। ग्रंथि बंधन होता है, पत्नी बढ़िया आपके दाहिने साइड बैठती है, पूजा पाठ होता, आप एक कथा सुनने के लिए बैठते हैं सत्यनारायण जी का, तब भी आपको पत्नी को अपने बगल बैठा करके पूजा करवाना पड़ता है। यानी पत्नी के बिना आपकी पूजा अधूरी है। भगवान राम माता सीता नहीं थी, अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, उसमें यज्ञ कैसे पूरा हो इसके लिए सुवर्ण की जो है मूर्ति बनवाई गई, वेदों में इसका वर्णन किया गया भाई। ठीक है, तो स्त्री का होना परम आवश्यक है एक पूजा के लिए। कोई भी उद्घाटन करना हुआ, ये सब सप्तपदी में पहले बताया था कि भाई कोई उद्घाटन करेंगे, नवनिर्माण करेंगे, कुछ भी करेंगे तो स्त्री को साथ में रख करके करेंगे। ठीक है, तभी मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। ऐसा स्त्री वचन बोलती है तो पुरुष कहता हाँ भाई ठीक है, मान रहा हूं मैं, स्वीकार है, तो वो फिर इस चीजें होती है। ठीक है, प्रजा संतान, दूसरा उपयोग क्या, देखिए अन्य धर्मों में हिंदू मतलब कि जो विवाह होता है वो एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो हिंदुओं का जो विवाह होता है वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसीलिए हिंदुओं में विवाह विच्छेद यानी कि तलाक की व्यवस्था नहीं की गई हिंदू धर्म ग्रंथों में। हिंदू धर्म ग्रंथों में आने का तो प्रावधान है, जाने का प्रावधान नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन आजकल 1954 में हिंदू विवाह अधिनियम आता है और कानून के हिसाब से क्योंकि विवाह विच्छेद की समस्या शामिल मतलब तमाम प्रकार के विवाह विच्छेद या केस सामने आए, ऐसे में सरकार को लगा कि करना चाहिए, सरकार ने उसमें चेंजमेंट कर दिया जो जरूरी भी था। कुछ लोग बहुत ज्यादा एक प्रकार से इसमें दिमाग लगा देते तो ऐसे में जरूरी भी था। ठीक है, दूसरा कारण उद्देश्य क्या है विवाह करने का हिंदुओं में, प्रजा और संतान की प्राप्ति करना। हिंदू परिवार का दूसरा उद्देश्य है पैतृक ऋण चुकाना। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋण चुकाने पड़ते हैं। पहला होता है देव ऋण, देवताओं का ऋण करना हुआ, तब देवताओं की पूजा पाठ करनी होती है तो बिना स्त्री के संभव नहीं। दूसरा गुरु ऋण, यानी गुरु का ऋण चुकाना पड़ता है। और तीसरा होता है आपका पितृ ऋण, अपने पिता के लिए श्राद्ध वगैरह करना हुआ या फिर पिंडदान करना हुआ तो वो सब करना पड़ता है। तो ये 3 ऋण होते हैं जिनको एक प्रकार से बिना स्त्री के आप चुका नहीं सकते हैं, जरूरी होता है। ठीक है, और तीसरा उद्देश्य होता है रति यानी आनंद। हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य होता है रति यानी आनंद की प्राप्ति करना, प्रेम की प्राप्ति करना। यानी कि विवाह करने के बाद में क्या होता है, जैसे आजकल के तमाम प्रकार के लोग जो है उनके अंदर तमाम डिजायर होते हैं, तमाम इच्छाएं होती है सेक्स को लेकर के, तो वो इच्छाओं की पूर्ति विवाह के द्वारा हो जाती है। यानी विवाह यौन संतुष्टि अथवा काम वासना जो आपके अंदर है उसकी पूर्ति का भी एक साधन है। तीसरे नंबर पर काम वासना आई है, जबकि विदेशों में केवल इसकी वजह से एक प्रकार विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, वो तो बस केवल विवाह कर लेते हैं, उनका लड़का कौन है पता नहीं, किसी का लड़का किसके पास जा रहा है, उनके पिता है, उनके माता है, किनका बच्चा, ये सब तलाक होता है, फिर शादी होती, फिर तलाक होता है, फिर शादी होती है, ऐसा तमाम सिस्टम होता है। भारत में क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये सब चीजें, तो विवाह कर हिंदू विवाह के उद्देश्य 3 है। पहले धर्म की स्थापना करना, दूसरा प्रजा यानी संतान उत्पत्ति करना, तीसरा आपका क्या होता है रति यानी आनंद की प्राप्ति करना। ठीक है, यानी कि उसके 3rd नंबर पर आपका आता है यौन संतुष्टि यानी काम वासना आपकी। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते, विवाह एक संस्था जिसके द्वारा ही बच्चे को वैध स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न, विवाह को ही परिभाषित कीजिए, विवाह को परिभाषित कीजिए। देखिए, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है। इस संस्था का मोहर लगता है, विवाह हो गया, समाज जाता है, बाराती जाता है बढ़िया बैंड बाजा के साथ, डीजे बजता है बढ़िया,
आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, तुझे माने दुल्हन को, ठीक है। अब दुल्हन को लेकर के जाता है, तमाम पूरे जमार जान जाता है, गांव वगैरह सब खाते हैं, लड़की की इधर का जमार सब जान जाता है, लड़के का पूरा जमार जान जाता है, भाई फलाने का फलाने शादी हो गई। अब ये फलाने और फलानी एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं, बिना शादी के अगर रहेंगे तो समाज उनको लतियाएगा, मारेगा। लेकिन अगर शादी हो जाती है, समाज एक संस्था है, मतलब समाज के द्वारा, विवाह संस्था के द्वारा व्यक्ति जो है एक साथ एक कमरे में रह सकता है। जैसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप है, वो सामाजिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म में वैध नहीं है, कानूनी तौर पर वैध है, लेकिन हिंदू धार्मिक दृष्टिकोण से वैध नहीं है, ठीक है, विवाह से पहले एक साथ रहना। तो बोगारस ने कहा कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली क्या है, एक संस्था है। दूसरी बात, विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा एक स्वीकृत एक तरीका, जिससे एक लड़का एक लड़की एक साथ रह सकते हैं, गिलिन और गिलिन ने कहा, ठीक है। तो विवाह ये होता है। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह की 4 विशेषताएं लिखिए। पहली बात है, एक धार्मिक संस्कार हिंदू विवाह। भारतीय धर्म ग्रंथों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। दूसरी बात, एक विवाह, हिंदू विवाह की दूसरी विशेषता यह है कि एक विवाह होता है। हिंदू विवाह में बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। हिंदू विवाह में जब एक आपकी स्त्री को या तो बच्चा ना हो तो दूसरा विवाह कर सकते हैं, या फिर वो खत्म हो जाए तो दूसरा विवाह कर सकते हैं। इसे प्रारंभ से ही आदर्श विवाह का स्वरूप माना जाता है। वेस्टरमार्क नाम के इतिहास मतलब की समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं एक विवाह ही विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप है और रहेगा, ठीक है। तीसरी विशेषता हिंदू विवाहों की अंतर विवाह, क्योंकि हिंदुओं में विवाह अंतर विवाही है, अर्थात प्रत्येक हिंदू को अपनी ही जाति से विवाह करना पड़ता है। यानी कि आपको ऐसे जो है ब्राह्मण ब्राह्मण से करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय से करेगा, वैश्य वैश्य में करेगा, शूद्र शूद्र में करेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। ऐसे ही चौथा विशेषता सगोत्र सप्रवर और सपिंड बहिर्विवाह, यानी जैसे एक गोत्र का विवाह नहीं हो सकता, एक सप्रवर में है एक सपिंड में। जैसे मान लेते हैं मेरा नाम शिवम शुक्ला है, मेरा गोत्र गर्ग है, ठीक है, मामखोर शुक्ल। तो अब गर्ग गोत्र की कोई लड़की से कोई कहेगा कि शुक्ला जी आप शादी कर लीजिए और हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे, ये सब करेंगे, कितनी भी लड़की सुंदर हो, कितनी भी ब्रिलियंट हो, कुछ भी हो, तो क्या सगोत्रीय विवाह हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सगोत्र सप्रवर सपिंड में विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि सगोत्रीय सपिंडीय और सप्रवरीय पूरा एक फैमिली होती है, यानी कि वो लड़की हमारी बहन लगेगी, ठीक है। इस वजह से एक गोत्र में वो किसी भी क्षेत्र की हो, कहीं की भी हो, अगर वो गर्ग गोत्र से है तो शिवम शुक्ला का विवाह उस लड़की से नहीं होगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। सगोत्री विवाह सपिंडीय सप्रवरीय यही होता है, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। सगोत्र मतलब कि एक ही गोत्र की, जैसे गर्ग गोत्र की विवाह गर्ग गोत्र में नहीं होगा, गोत्र होता है, सभी को पता होता है। यद्यपि हिंदुओं में अपनी ही जाति में विवाह करने की प्रथा रही है, फिर भी अपने गोत्र, अपने परवर और अपने सपिंड में विवाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपकी सिस्टर लगती है, आपकी बहन लगती है, इस वजह से विवाह वर्जित है। ये हिंदू विवाह की विशेषता हो गई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न समझेंगे। पिछड़े वर्गों की कोई 2 विशेषताएं बताएं। पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग को ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग। सबसे अन्य जाति के समान पिछड़े वर्गों की सदस्यता भी जन्म के आधार पर ही निर्धारित होती है। प्रायः, दूसरी बात, प्राय पिछड़े वर्ग लघु भूस्वामी होते हैं, इनके पास छोटे किसान होते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतः कृषि पर आश्रित होते हैं। तो ये होते ओबीसी कैटेगरी के लोग। पिछड़े वर्गों से आप क्या समझते हैं? सामान्य शब्दों में कहें तो सवर्ण जातियों तथा अनुसूचित जातियों के बीच की जो जातियां होती हैं, उन जातियों के विकास के अवसरों से वंचित चूंकि रह गई कहीं कहीं पर, उन्हीं को हम पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखते हैं, उनको ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 समस्याएं बताएं बेटा। अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 समस्याएं। पहली समस्या क्या है? सामाजिक समस्या है, इनको समझ में एक प्रकार समस्या। दूसरी समस्या आर्थिक समस्या। तीसरी पिछड़ेपन का राजनीतिकरण। और चौथा आंतरिक असमानताएं। तमाम प्रकार की चीजें जो है आपको यहाँ पर 4 समस्याएं मिलती हैं। अगला प्रश्न, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निराकरण हेतु 2 सुझाव दीजिए। पहली बात, यह आवश्यक है कि अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में उन्हीं जातियों को सम्मिलित किया जाए जो सामाजिक तथा शैक्षणिक आधार पर वास्तव में पिछड़ी हुई हैं, उनको अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करें, सभी को ना शामिल कर दे। दूसरी बात, जो जातियां वास्तव में पिछड़ी हुई हैं, जिनमें शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का अभाव यानी कमी है, उन्हें समुचित प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जिनके पास पैसा रुपया है उनको नहीं किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करके जिन जो जरूरतमंद है उनकी मदद की जाए। जिनके पास पैसा टटिया पे बहुत ज्यादा पहले से ही है, समझ रहे, एक देहाती शब्द है वो जो मैंने बोला अभी, वैसे उचित नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा पहले से है, अब वो चूंकि ओबीसी से है, एससी कैटेगरी के हैं, बहुत ज्यादा पैसा है उनके पास, तो उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। जो गरीब है हमारे एसटी मतलब कि एससी भाई, या फिर जो है ओबीसी समाज के, या फिर सवर्ण समाज के जो गरीब है, जो वास्तव में दायनी है, जिनके घर नहीं है, उनको घर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें इसमें करके इनकी जो है सिचुएशन खत्म कर जा सकता है। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न, पिछड़े वर्ग से संबंधित काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ था? 29 जनवरी 1953 में हुआ था। प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। मंडल आयोग की नियुक्ति कब हुई? इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, मंडल आयोग के बारे में 4 सुझाव दीजिए। पहली बात, सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान या प्राप्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों में पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27% स्थान आरक्षित यानी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करेगा, मतलब ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% स्थान आरक्षित रहेगा। किसने कहा? मंडल आयोग की सिफारिश की गई सरकार से, और 27% आरक्षण जो है इसी के द्वारा दिया गया था, तब इसी आयोग के द्वारा। दूसरी बात, पदोन्नति के लिए 27% आरक्षण सिद्धांत को लागू किया जाए। पदोन्नति मतलब कि अगर प्रमोशन मिल रहा है तो प्रमोशन में भी 27% लोगों का प्रमोशन ओबीसी समाज से हो। इसका तीसरी बात, पिछड़े वर्गों में साक्षरता बढ़ाने के लिए एक समयबद्ध योजना लागू की जाए, यानी कि समय के साथ। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक, प्राविधिक और व्यावसायिक श्रेणी की सभी संस्थाओं में, यानी कोई भी एडमिशन लेना चाहे वैज्ञानिक संस्था में, प्राविधिक संस्था में या व्यावसायिक संस्था में, सभी में 27% आरक्षण जो है स्थान सुरक्षित किया जाए, ताकि जो है ओबीसी समाज के लोगों का एडमिशन वहां पर हो सके। ठीक है, ये मंडल आयोग की सिफारिश थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्त्रियों की दशा सुधारने में दयानंद सरस्वती ने क्या प्रयास किया? देखिए, स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया, बाल विवाह समाप्त करने के लिए प्रयास किए, उन्होंने अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया, विधवा तथा अनाथ स्त्रियों के लिए अनेक आश्रम भी स्थापित किए। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न, सरकार के द्वारा किए गए 2 महिला कल्याण कार्य बताइए। देखिए, पहली बात है, निर्धन और अभावग्रस्त महिलाओं तक ऋण की सुविधा पहुंचाने के हेतु महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष की स्थापना जो है करी गई सरकार के द्वारा। दूसरी बात, सन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग गठित किया गया, ताकि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अन्याय से लड़ा जा सके। तो इस तरीके से और तमाम प्रकार के कार्य महिलाओं के लिए किए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम कब आया अस्तित्व में? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था। तो दहेज के लेन देन को एक प्रकार से रोक लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, हिंदू महिलाओं की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, हिंदू महिलाओं की 4 समस्याएं निम्नलिखित है। पहली बात, वैवाहिक समस्याएं, ठीक है, विवाह को लेकर के जो है समस्या है। दूसरी बात, पारिवारिक समस्या। तीसरी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या। चौथी, सामाजिक समस्या। ये सब हिंदू महिलाओं की समस्या है। हिंदू महिलाओं की कोई 4 वैवाहिक समस्याएं बताएं विवाह के बाद। हिंदू महिलाओं की वैवाहिक समस्याएं निम्नलिखित है। पहली बात तो बाल विवाह हो जाए तो समस्या उत्पन्न होती है महिलाओं को। दूसरी बात, दहेज प्रथा की समस्या है, बिटिया अगर हो गई तो फिर दहेज देना पड़ता है ठीक ठाक मात्रा में। ठीक है, हमारे शादी के लोग देखने आते हैं शादी करने के लिए, वैसे हो जाएगा जल्दी शादी के लिए इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। दहेज की कोई बात ही चीज नहीं होती है हमारे यहाँ। ठीक है, पिताजी हमारे सीधे बोलते हैं, भाई हमको जो है ये सब मामला बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, आपको जो संकल्प होगा, आपके पास जो भी होगा आप दे देना, और नहीं देंगे तो कोई कहने के नहीं जाएगा कि भाई हमको 2 भाई की शादी हुई ऐसे सेम सेम हो गया, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो है ये चीजें भावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही होना चाहिए लोगों के अंदर। जब महिला और पुरुष अपने पढ़े पढ़े मतलब लड़के लड़का पढ़े लिखे होंगे तो उसमें एक प्रकार दहेज की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपस में समझ लो भाई कि हम भी खर्चे से बच जाए, आप भी खर्चे से बच जाओ। दहेज कितना दिन चलेगा आपका? आप ले लोगे 4-5 लाख रुपए, कितना दिन चलेगा? आप एक गाड़ी ले लोगे, कितने दिन चलेगी आपकी गाड़ी? आप खुद कमाओगे, लड़की अच्छी खासी मिल जाएगी, आपका पूरा जीवन साथ देगी, तो उसमें उसमें आपको सोचना चाहिए कि भाई दहेज को लेकर के सोचना चाहिए। दहेज आजकल बिल्कुल बहुत बेकार चीज हो चुकी है। दहेज प्रथा की समस्या, बाल विवाह की समस्या, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक की समस्या, और विधवा पुनर्विवाह निषेध। ठीक है, क्योंकि विधवाओं का पुनर्विवाह रोक दिया गया। विधवा होकर के मान लेते हैं कि कोई विवाह विच्छेद हो गया, तलाक हो गया, तो आज भी भारतीय समाज में तलाक के बाद में कोई दूसरा शादी करने के लिए उद्यत नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही विधवाओं का विवाह करने के लिए लोग सोचते हैं कई बार। तमाम सारी चीजें हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कमजोर वर्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। पहली बात, वही व्यक्ति जो पूर्णतः दैनिक मजदूरी यानी कि डेली की डेली यानी कि जो डेली बेस पर काम करते हैं, दिहाड़ी पर आश्रित हो, यह भी अनियमित और ऋतुओं में परिवर्तन पर आश्रित हो। जैसे कि ठंडी में नौकरी पा जाते हैं, गर्मी में छूट जाती है, बरसात में छूट, घर पे बैठे रहते हैं, फिर 4 महीने नौकरी करते हैं, 2 महीने खाली बैठते हैं, तो ये सब आपकी कमजोर वर्ग की विशेषता है। दूसरी बात, वह व्यक्ति जो निरंतर कार्य करते रहने के उपरांत भी ऋणग्रस्त यानी कर्जे में होते हैं, जिनका शोषण किया जाता हो, वो भी जो है कमजोर वर्ग आते हैं। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों की अस्पृश्यता संबंधी 4 समस्याएं लिख बताइए। पहली बात है, सार्वजनिक पूजा के स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते वो। ठीक है, पहले होता था, अब एक प्रकार से चीजें हो चुकी है, चाहे दलित समाज का हो कोई व्यक्ति, चाहे जो भी हो,
मैं आपको वास्तव में बताऊं, मैं खुद एक ब्राह्मण हूं और मैं कथा बांचता हूं। मेरे जजमान बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि मैं जब शुरुआत से क्लास 10th से जब मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक ठाक था शुरुआत से ही, पिताजी ने हमारी सत्यनारायण जी की पोथी दे दी हमको, सिखाया हमको बैठा करके, ठीक है। मेहनत किया कि भाई ये पढ़ो, ये चीजें ऐसे पढ़ी जाती, पूरा जानकारी दी। और मैं कथा भागवत जब बांटने जाता तो चाहे वो आपका हरिजन समाज का व्यक्ति हो, चाहे यादव हो, चाहे बनिया हो, चाहे कोई भी हो, सबके यहाँ पर कथा बांची जाती, सबके यहाँ पर सब, कोई व्यक्ति मंदिर में कोई जा सकता है। आप राम मंदिर में जाते, कोई पूछता है आपसे जाति? पूछता है? नहीं पूछता है। बड़े बड़े मंदिर बालाजी जाते, कोई जाति पूछता है आपका कौन सी जाति के हो? सार्वजनिक स्थान पर कोई पूछता है? हमारे गांव में काली पूजा होती है, सारे हरिजन समाज के लोग ही करते हैं। हरिजन समाज में कोई अभी देहांत होगा किसी का, तो पूरा पूजा पूजा टल गई है। जो गांव में पूजा होती नहीं, काली माता की पूजा होती है इस समय, तो पूजा जो है अब इसी भादो महीने में होती है। सॉरी, भादो महीना बोलता, आषाढ़ चल रहा है तो आषाढ़ में होती है। अब जो है आषाढ़ में नहीं हो पाएगा, सावन में जाकर के होगा। तो ऐसे में क्या है, वो हरिजन समाज के लोग करते हैं, वही लोग पूरा पूजा पाठ करते हैं पूरा। जबकि ब्राह्मण जो है कम से कम 45 घर ब्राह्मण है और कम से कम 20 घर जो है हरिजन समाज के लोग हैं। ऐसे ही 15-16 घर यादव समाज का लोग है। ऐसे ही आपका मौर्य लोग कम से कम 10-12 घर हैं। तो सभी लोग ताले, तो उसमें हरिजन समाज को पूरा कार्यभार सौंपा गया है कि भाई पूरा आप हरिजन समाज के लोग करो, आप ही पूजा करो काली जी की। ब्राह्मण समाज के लोग जाते हैं, बैठे रहते हैं सब लोग पीछे, हरिजन समाज के लोग पूजा करते हैं। अब आप सोचो, हरिजन समाज के लोग ही कीर्तन करने आते हैं। ये चीजें नहीं है, ये चीजें पहले थी या बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, कोई नहीं बचा है। सब कुछ बराबर है, शहरों में तो पूरा बराबर है, गांव वगैरह में एक आध दो गांव में थोड़ा बहुत बचा होगा, बाकी सब में सारी जातियां बराबर हो चुकी है। सार्वजनिक पूजा के स्थानों पर प्रवेश पहले नहीं कर सकते थे, अब हो चुका है, कर सकते, कोई भी जगह पर जा सकते हैं। दूसरी बात है, लेकिन हाँ, साफ सफाई से जाएंगे तभी जाने देंगे। जैसे कि कोई ब्राह्मण हो, अगर वो सोचे कि हम नहाए नहीं हैं और एकदम से गंद मैला मैला कपड़ा पहने और सोचो भगवान तक पहुंच जाएं, तो फिर आप साफ सुथरा होकर नहा धोकर के जाएंगे तभी कोई प्रवेश करेगा। अब ऐसे पहुंच गए एकदम से पूरा, या गोबर लगाए हैं पैर में और पहुंच गए अंदर, या फिर ऐसे तमाम चीजें हो जाए, तो उसमें लोग कहते हैं कि भाई आप पहले साफ सुथरा होकर नहा धोकर के बढ़िया, मंदिर ऐसे जाते हैं ना नहा धोकर के, तो वही चीजें हैं। उस धार्मिक क्रियाओं का समापन संपादन नहीं कर पाते थे पहले। अब जो है, पहले कुछ लोगों ने वर्जित करते, भाई तुमको ये नहीं करना, तुम ये काम करते हो, तुमको ये नहीं करना है। अब सारी चीजें बराबर हो चुकी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का खात्मा करता है। कोई भी व्यक्ति हिंदू समाज का है, वो किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, किसी भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है, कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। तीसरी बात, सार्वजनिक कुओं का व तालाबों का प्रयोग पहले नहीं कर पाते थे, आजकल कुआं तालाब का सिस्टम ही खत्म हो चुका है, तो ऐसे में कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ रहा है। चौथी बात है, होटलों, जलपान गृहों, मनोरंजन के स्थलों पर प्रवेश नहीं कर पाना पहले होता था, आजकल सब जगह सब व्यक्ति जा रहे हैं। तो ये समस्याएं जो पहले की थी, वो पहले की समस्या थी, आजकल सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है। तो प्रश्न पूछा है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, समस्याओं के बाद में ये भी लिख सकते हैं कि आजकल ये समस्याएं लगभग में अपने समापन की ओर है, हाशिए पर है। समस्याएं अब जनजातियों की, मतलब जातियों की, मतलब की जो अस्पृश्य जातियों की, उनकी एक प्रकार से समस्याएं अब नहीं बची हैं। हाँ, कुछ समस्याएं जो हैं, जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पीछे, उनके लिए आर्थिकता या उनके लिए मजबूत चीजें करनी चाहिए। अगली बात है, अनुसूचित जनजातियों की समस्या के हल हेतु 4 प्रयास लिखिए। पहली बात, लोकसभा तथा राज्यसभा विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था की जाए, जो कर दी जा चुकी है। दूसरी बात, सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जो भी मिल रही है। संवैधानिक संरचनाओं में क्रियान्वयन की जांच की जाए और संसदीय समिति गठन करे, बिल्कुल की गई है। चौथी बात है, राज्यों में कल्याण विभागों की स्थापना, जो कि मतलब की जातीय कल्याण कार्यों की देखरेख करे, ऐसे एक संगठन की स्थापना की जाए, ठीक है, हर एक एरिया में। अनुसूचित जनजाति कहाँ पर होती है, जिसको ट्राइब्स बोलते हैं, जनजाति लोग जो है जंगल वगैरह में रहते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें, थोड़ी लंबी क्लास हो रही है, लेकिन आज के बाद में आप पढ़ेंगे नहीं तो आप देख लीजिए, आज की वीडियो ही देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, निर्बल वर्ग से आप क्या समझते हैं? देखिए, निर्बल या कमजोर वर्ग का तात्पर्य उस वर्ग से है जो सामाजिक संरचना में सामाजिक आर्थिक सुविधाओं से वंचित या पिछड़ा है, उसी को निर्बल वर्ग कहते हैं। अनुसूचित जाति से क्या तात्पर्य है? समान रूप से अनुसूचित जाति का अर्थ उन अस्पृश्य जातियों से लगाया जाता है जो घृणित पेशों की वजह से या व्यवसायों की वजह से अपनी जीविका चलाते हैं, यानी कि ऐसे काम करते हैं जिनसे लोग घृणा करते हैं, जैसे कि चमड़े का काम करना हो गया, खाल निकालना हो किसी का, जैसे पहले चमार लोग जिनको कहते हैं, चमार कहते हैं, चमड़े का काम करते थे वो लोग। तो ऐसे में उनको समाज हे दृष्टि से देखता था, क्योंकि चमड़े का काम करते हैं, उनके हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, उनके बगल नहीं बैठते थे, ठीक है, जो व्यक्ति चमड़े का काम करता था। तो वो चीजें, वैसी जातियों को अनुसूचित जाति कहते थे पहले, ठीक है। अब तो भाई सभी लोग, सब जातियां सभी का काम कर रही हैं इधर उधर,
तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सब व्यवस्थित हो रहा है धीरे-धीरे, भगवान करे सब बढ़िया तरीके से हो जाए। सरकारें सब काम कर रही हैं इन चीज़ों पर, लेकिन अभी भी कुछ सरकारें जाति के नाम पर लड़ाने का प्रयास करती हैं। चलें, अनुसूचित जाति को परिभाषित कीजिए। हो गया आपका अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों की 2 सामाजिक समस्याएँ लिखिए। हाँ, इसकी ये आपकी मौजूदा की परिभाषा। देखिए, अस्पृश्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक नियोगिताओं से पीड़ित हैं, जिनमें बहुत सी नियोगिताएँ उच्च जातियों के द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू कर दी गई हैं। मजूमदार कहते हैं कि वही अनुसूचित जाति है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनुसूचित जातियों की 2 सामाजिक समस्याएँ लिखें। निम्न स्थिति पहली और दूसरी सामाजिक संपर्क पर रोक। देखिए, परंपरागत रूप से चली आ रही है अस्पृश्यता की विचारधारा के कारण से अनुसूचित जाति को समाज में निम्न जाति मानता रहा है व्यक्ति, तथा उच्च जातियों के सदस्यों के द्वारा उन्हें घृणा के दृष्टि से देखा जाता रहा है मध्यकाल में। ठीक है, दूसरी बात, अनुसूचित जाति अर्थात अस्पृश्य जातियों के द्वारा संपर्क पर रोक भी एक सामाजिक समस्या है। इन्हें उच्च जातियों के से सामाजिक संपर्क रखने, उत्सवों और कार्यक्रमों से सहभागी बनने तथा खान पान का संबंध भी रखने से वंचित रखा गया था। ठीक है, आप धीरे धीरे चीजें बिल्कुल सटीक हो रही है। अगले क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखिए। पहली बात है गर्म जलवायु की वजह से। कुछ लोगों ने गर्म जलवायु को भी जनसंख्या वृद्धि का कारण माना है। गर्म जलवायु की वजह से छोटी उम्र में परिपक्वता आ जाती है, ठीक है, और प्रजनन की अवधि जो है लंबी हो जाती है। शुरुआत से लोगों के अंदर प्रजनन की क्षमता विकसित होने लगती है छोटे-छोटे बच्चों में। इससे जनसंख्या वृद्धि में सहायता मिलती है। दूसरी बात, अशिक्षा। अशिक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इससे लोग परिवार नियोजन के साधन नहीं अपनाते हैं। अशिक्षित लोग अंधविश्वासों में अधिक विश्वास रखते हैं और जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के 2 परिणाम लिखिए। पहली बात, और रहन सहन का स्तर नीचा हो जाता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का आपने अच्छे तरीके से देखभाल करेंगे, और अगर आपके पास 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो आपको उन बच्चों की देख रेख उतनी अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे ना, इस वजह से। तो अधिक जनसंख्या का प्रभाव रहन सहन के स्तर तथा मानसिकता पर पड़ता है। अधिक जनसंख्या वाले देश व्यक्ति के अच्छे रहन सहन के स्तर को नहीं बनाए रख पाते, जैसे भारत में है। दूसरी बात, समस्याओं में वृद्धि होती है। अधिक जनसंख्या का अर्थ अधिक समस्याएं। ठीक है, किसी भी देश में अधिक जनसंख्या के कारण से वहां प्रत्येक क्षेत्र में समस्याएं भी अधिक हो जाती हैं, जैसे कि बेकारी, निर्धनता, अल्पसंख्यकों की समस्याएं, मांगे, अलग प्रदेश और प्रांतों की मांगे, भाषा विवाद, तमाम सारी चीजें होती रहती है जनसंख्या बढ़ने की वजह से। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के 2 उपाय लिखिए। पहली बात तो परिवार नियोजन और दूसरा शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। परिवार नियोजन क्या है? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं, अतः इसके प्रति जनता में जागरूकता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक हो सकती है। जैसे तमाम प्रकार के सेक्स के दौरान, जैसे कि आप देखते हैं कंडोम का प्रयोग करें, या तमाम प्रकार की दवाएं आती हैं, पिल्स आती हैं, तो उनको जाएं। भगवान के भरोसे ना बैठ रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई भगवान को जो देना होगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप उसके लिए उचित व्यवस्था करेंगे, परिवार नियोजन की चीजों को फॉलो करेंगे तो जनसंख्या कम होगी। ठीक है, दूसरी बात, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस नीति को फॉलो करें। शिक्षित होंगे तो जान पाएंगे परिवार नियोजन और परिवार कल्याण को शिक्षा के प्रसार के द्वारा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करके बताया जा सकता है, अधिक सफल बनाया जा सकता है। शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवारों के महत्व को सरलता समझ जाते हैं, जबकि अशिक्षित परिवार नहीं समझ पाते हैं। अगला प्रश्न, वो सोचते जितना परिवार बड़ा होगा उतने धन कमाएगा वो। परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन जनसंख्या को कंट्रोल और नियमित करने की एक प्रभावशाली विधि होती है। परिवार नियोजन का अर्थ बच्चों की उत्पत्ति पर रोक नहीं लगानी होती है, बल्कि उनकी उनकी उत्पत्ति को व्यवस्थित करना होता है। इसलिए उसे आजकल परिवार कल्याण भी कहा जाता है। परिवार नियोजन को परिवार कल्याण कहते हैं, क्योंकि छोटा परिवार रहेगा, 2 बच्चे अधिकतर हो गए, ठीक है, वही बहुत बड़ी बात है। ज्यादा ये बच्चों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए। परिवार नियोजन एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति, परिवार की भलाई, समाज सुधार और देश की उन्नति करना है। H.N. कॉल ने कहा था इसको। अगला प्रश्न, भारत में परिवार नियोजन की 4 आवश्यकताएं और महत्व क्या है? परिवार नियोजन की आवश्यकता और महत्व हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है इससे। ठीक है, दूसरी बात, सामाजिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। तीसरी बात, आर्थिक समृद्धि के लिए अनिवार्य है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है परिवारिक नियोजन। तो तमाम प्रकार की, कई बच्चे जब हो जाते हैं स्त्रियों की, तो स्त्रियों को जो शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ ही रहता है, उनको तमाम बीमारियां हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में 2 बाधाएं आती हैं, उनको बारे में बताएं। परिवार नियोजन में कई बाधाएं हैं। पहली बाधा है बाल विवाह। बाल विवाह अप्रत्यक्ष रूप से परिवार नियोजन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। बाल विवाह में बच्चों को पता नहीं होता कुछ चीजें। दूसरी बात, अशिक्षा और अंधविश्वास। अशिक्षा और अंधविश्वास परिवार नियोजन में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है। हमारा समाज धर्म प्रधान समाज है। लोग संतान को ईश्वरीय देन मानते हैं।
भाग्यवादिता परिवार नियोजन की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। कहते हैं भाई जो हमारे भाग में होगा वो मिलेगा हमको, ठीक है। इसी चक्कर में एक प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि भाई पुरुष लोग जो है मतलब लड़के नहीं हुआ, लड़की होगी तो फिर 4-5 होते चले गए। ऐसे में क्या होता है कि भाई लड़के के चक्कर में 4-5 होते चले गए, जनसंख्या बढ़ती है। ऐसे ही लड़के हो गए, लड़की के चक्कर में होते चले गए, तो ये तमाम चीजें होती हैं। भाई देखिए भगवान जो होते हैं वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो होती है आपको भी सेटल करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। देखिए एक सांप्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह वह होता है जो प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूहों से बिल्कुल अलग होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाता है। विसेंट स्मिथ ने कहा था। सांप्रदायिकता के 4 कारण लिखिए। देखिए सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहली बात है मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता। दूसरी बात है आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। जो व्यक्ति आर्थिक तौर पर या शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हैं वही व्यक्ति एक प्रकार से संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं, वही लोग एक प्रकार संप्रदायवाद में कूदते हैं। चूंकि इनको जो राजनीतिक लोग होते हैं पैसा देकर के उनको बरगला देते हैं, या तो उनके पास शिक्षा नहीं तो वो चीजों को जो बताए व्यक्ति वही समझ जाते हैं। तीसरी बात हिंदुओं में प्रबल हिंदू राष्ट्र की भावना। चौथी शासन की उदासीनता। शासन जो होता है धर्म के नाम पर ज्यादा भाग नहीं लेता है, तो ऐसे में क्या होता है उदासीन रहता है वो, इससे धार्मिक दंगे होते हैं, संप्रदायवाद बढ़ता है, जिससे देश को खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। नगर, नगर की परिभाषा और विशेषता, कस्बा की विशेषता और परिभाषा, और ठीक है गांव की परिभाषा और विशेषता। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में तीनों आएंगे, ध्यान रखेंगे। इसको लेकर मैं पहले से बता चुका हूं। अगला प्रश्न देखें, नगर को परिभाषित कीजिए। देखिए जहां मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव कहते हैं, यानी जहां पर कृषि होती है उसको गांव कहते हैं, और जहां पर कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय होते हैं उसको नगर कहते हैं, ठीक है, शहर कहते हैं। किसने कहा था? बिल कॉक्स ने कहा था, ठीक है। दूसरी परिभाषा, नगर ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं। बर्गल ने कहा कि वह नगर होते हैं, ठीक है। नगर, नगर की 4 विशेषताएं, तो नगर की परिभाषा दीजिए और विशेषता बताइए। दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय का प्रश्न बन गया। देखिए पहली बात, समूहों और व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अन्योन्य आश्रिता का संबंध होता है। समूह और व्यक्ति के बीच में क्या होता है? केवल कार्यात्मक संबंध होता है, प्राथमिक संबंध नहीं, बल्कि द्वितीयक संबंध होता है। प्राथमिक संबंध गांव वगैरह में होता है, जैसे कि कोई किसी का चाचा, कोई किसी का दादा, किसी का नाना, किसी का पापा, किसी का मतलब किस तरीके से संबंध होते हैं। गांव वगैरह में ज्यादा काम को लेकर के संबंध नहीं होता है। गांव वगैरह में एक रिश्ता होता है, प्राथमिक संबंध होता है। शहरों में द्वितीयक संबंध होता है, ठीक है। काम के द्वारा कोई किसी का बॉस है, कोई किसी का अधिकारी है, कोई किसी का मतलब कि नीचे काम कर रहा है, इस तरीके से चीजें होती है, ठीक है। दूसरी बात, अधिक जनसंख्या और अधिक जनघनत्व। नगरों में क्या होता है? जनसंख्या खूब ज्यादा होती है और जनता का घनत्व बहुत, जनसंख्या बहुत कम जगहों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। गांव वगैरह में क्या है? जनसंख्या कम है और दूर दूर लोग बसे रहते हैं। तीसरी बात, संदेश वाहन के साधनों की बहुलता, यानी कि संदेश वाहन के लेकर के तमाम फोन कॉल्स हैं, तमाम प्रकार के सिस्टम है, टावर लगे हुए हैं, इंटरनेट भरपूर मात्रा में है, आवागमन के साधन खूब दबा के हैं शहरों में, जबकि गांव में ऐसे कम होते हैं। प्राथमिक संबंधों की अभाव है, यानी प्राथमिक संबंध यहाँ पर अभाव माने कमी। प्राथमिक संबंध नगरों में नहीं पाए जाते हैं, ये शहरों में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये गांव वगैरह में पाए जाते हैं प्राथमिक संबंध। यहाँ पर आपके प्राथमिक संबंध मतलब कि नगरों में और गांव में अंतर भी आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, नगरीय समाज की 4 विशेषताएं लिखें। लेकिन नगरीय समाज की 4 विशेष हेडिंग डालेंगे। जनसंख्या अधिक होती है। दूसरी बात, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है, यानी पर आर्थिक क्रियाएं खूब होती, खूब व्यवसाय, खूब उद्योग धंधे नगरों में होते हैं। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, यानी कि यहाँ पर द्वितीयक संबंध होते हैं, प्राथमिक संबंध नहीं होते। प्राथमिक संबंध गांव में होते हैं। सामाजिक समस्याओं का केंद्र होता है, नगरों में काफी सामाजिक समस्याएं भी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण और नगरीय समाज में 4 अंतर लिखिए। देखिए पहला अंतर, गांव की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होता है, जबकि नगर की अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है? उद्योग होता है, यानी कि कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं। दूसरा अंतर लिखे। ये सब इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, बहुत सरल भाषा में आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, नगर, ग्राम और कस्बा को लेकर के ठीक है, संयुक्त परिवार को लेकर के प्रश्न आएगा। जो मैंने बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। गांव में जनसंख्या विरल होती है, नगरों में जनसंख्या क्या होती? घनी होती है, सघन होती, खूब कम जगहों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं नगरों में, आप देखते होंगे, और गांव में दूर दूर लोगों का बसाव होता है। तीसरी बात है, गांव में पास पड़ोस का विशेष महत्व होता है। आसपास यानी कुछ खत्म हो गए तो हम आसपास के लोगों से मांग सकते हैं, कोई भोज छाने तो आसपास के लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है। तो गांव में आस पड़ोस का बड़ा महत्व होता है, जबकि शहरों में कोई किसी भी बगल में रह रहा, कोई मतलब ही नहीं किसी से। नगरों में पास पड़ोस का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, ठीक है। चौथा अंतर,
ग्रामों में अधिकांश संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, यानी गांव में क्या होता है, गांव में ज्वाइंट फैमिली पाई जाती है, संयुक्त परिवार पाया जाता है, जबकि शहरों में, नगरों में एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से अंतर भी हो गया आपका ग्रामीण और नगरीय में उसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, ग्रामीण नगरीय अनुबंध की व्याख्या कीजिए। अनुबंध माने संबंध। ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया, सातत्य माने सातत्य बोलो चाहे अनुबंध बोलो चाहे ये सब बोलो, ठीक है। ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया है जो किसी भी ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र में देखी जा सकती है। यह एक ऐसी घटना है जो अंशों में परिलक्षित होती है, बहुत कम मात्रा में। वर्तमान समय में किसी भी घटना को ना तो पूर्ण रूप से ग्रामीण घटना कह सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से आप नगरीय घटना कह सकते हैं। हर एक घटना का संबंध गांव और नगरों दोनों से कहीं न कहीं पे कनेक्टेड होता है। समस्त ग्रामीण घटनाएं एक प्रक्रिया के रूप में कालांतर में नगरीय रूप धारण कर लेती है, यानी आज वो ग्रामीण घटना है, कल वो नगरीय घटना हो सकती है, या फिर वो नगरीय घटना है आज, कल वो ग्रामीण घटना भी हो सकती है। यानी ये दोनों नगरीय, यही ग्रामीण नगरीय सातत्य होता है, ग्रामीण नगरीय अनुबंध होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं। देखिए, ग्राम या ग्रामीण समुदाय का तात्पर्य उस समुदाय से है जिसमें कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है, जनसंख्या का कम घनत्व होता है, प्राथमिक समूहों की प्रधानता होती है, अनौपचारिकता और कुछ सापेक्षिक सांस्कृतिक और सामाजिक समानता होती है, वो गांव होता है। तो ग्रामीण समुदाय की सारी विशेषताएं क्या, मुख्य व्यवसाय कृषि, जनसंख्या का कम घनत्व, जनसंख्या कम होती है, प्राथमिक समूह मतलब कि ज्यादा पाए जाते हैं, नगरों में द्वितीयक समूह होता है, अनौपचारिकता का संबंध होता है। अनौपचारिकता मतलब कि कोई कोई एक सिस्टम से संबंध नहीं होता। औपचारिक संबंध कहां पर होते हैं, फॉर्मल रिलेशन कहां पर होते हैं, नगरों में होते हैं। इनफॉर्मल रिलेशन गांव में होते हैं। ठीक है, सापेक्षिक सांस्कृतिक सामाजिक समानता होती है, सब चीजें आपको देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ग्रामीण समुदाय यानी गांव को परिभाषित कीजिए। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं एवं ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों तरफ संगठित होते हैं और समान प्राथमिक हितों में भाग लेते हैं। मैरिल और एलरिज ने कहा था ग्रामीण समुदाय के बारे में। और कस्बा क्या होता है, गांव से बड़ा होता है जिसमें 5-4 लोग रहते हो, कस्बा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें उद्योग भी होता है, कृषि वगैरह भी छोटे कुछ मात्रा में हो सकती है। संजातीय समूह की प्रमुख विशेषताओं को, संजातीय समूह क्या होता है बेटा, यानी एक जाति, संजातीय माने समान जाति के लोग जब एक इकट्ठा पूरा समूह बन जाता है तो इस संजातीय समूह हो जाता है। वो अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, एक निर्जातकी समूह या संजातीय समूह बात एक ही है। निर्जातकी के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग और संगठन पाया जाता है। उनमें अहम की भावना यानी हम की भावना पाई जाती है। पूरा संजातीय समूह अपने आप को एक परिवार समझता है। एक निर्जातकी के लोग दूसरी निर्जातकी के लोगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु अपनी भाषा अलग रखते हैं, अपनी वेशभूषा, अपने रीति रिवाज, उपासना की पद्धति की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। यानी कि हर एक संजाति के लोग अपनी जाति को आगे बढ़ाते हैं, उसको दूसरी जाति से अलग करते हैं, उसको अपनी जाति को आगे बढ़ाते हैं, उन जाति को पीछे धकेलते नहीं, लेकिन हाँ अपनी जाति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो संजातीयता यही होती है। एक ही जाति के पहनावा और हवा के लोग, एक ही वेशभूषा, एक ही धर्म को मानने वाले, एक ही उपासना भगवान की करने वाले, वो सब। अगला, भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली सांस्कृतिक प्रतिमान संबंधी विविधताएं क्या है। देखिए, भारत में तमाम प्रथाएं हैं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला आदि के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में के लोगों की अपनी विशिष्ट प्रथाएं होती हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि एक ही क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक समूहों की प्रथाओं में बहुत कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान संबंधी विविधता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनजातियों की 4 आर्थिक समस्याएं लिखिए। देखिए, जनजातियों की आर्थिक समस्याएं, पहली समस्या स्थानांतरित खेती संबंधी समस्या, यानी ये खेती होती है झूमिंग कृषि, जिसमें क्या होता है, जंगल को काटते हैं और जंगल में आग लगाते हैं और 2 साल तक 1 साल तक खेती करते हैं, जब तक मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है खेती करते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म होती है, खेती करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये समस्या बनी हुई है इनकी। दूसरी बात है नई भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या, नई भूमि का चुनाव करने समस्या, ऋणग्रस्तता रहती है, लोग कर्जे में डूबे रहते हैं, औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं रहती है। ये सब जनजातियों की समस्याएं। दूसरी बात, जनजातियों की आर्थिक समस्या को दूर करने के 2 सुझाव दीजिए। पहली बात है, कानून के द्वारा आदिवासियों को एक ऐसा संरक्षण प्रदान किया जाए कि उनके हाथ से उनकी भूमि नहीं निकल सके, सरकार उसको कब्जा ना पाए। दूसरी बात, आधुनिक तरीके से खेती करने की शिक्षा उनको दी जाए ताकि वो घिसी पिटी जो खेती करने की पद्धति उससे आगे बढ़ सके, ताकि वे अपने अंधविश्वासों से छुटकारा पा सके। अगला प्रश्न, जनजातियों की 4 सामाजिक समस्याएं बताएं। जनजातियों की 4 सामाजिक समस्या, पहली है बाल विवाह की समस्या, दूसरी कन्या मूल्य। ठीक है, जैसे
अपने यहाँ पर जो है चलता है, वर मूल्य नहीं कह सकते, दहेज चलती है, जैसे वहां पर कन्या मूल्य चलता है जनजातियों में। ठीक है, युवा ग्रहों का पतन और वेश्यावृत्ति, घातक रोग, ये सब जनजातियों में खूब होता है दबा करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनजातियों की सामाजिक समस्याओं को दूर करने के उपाय बताएं। पहली बात, कानून की सहायता से बाल विवाह को रोकने का प्रयास करें और कन्या मूल्य प्रथा के उन्मूलन के लिए जनमत तैयार करें, जनता जो है इसके विरोध में काम करे। अगला प्रश्न, जनजातियों की 4 सांस्कृतिक समस्याएं क्या है? देखिए, सांस्कृतिक समस्याएं, कल्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं जनजातियों की, शेड्यूल ट्राइब्स की। पहली, अंतरजातीय सांस्कृतिक भिन्नता की समस्या है। दूसरी बात, भाषा की समस्या है। तीसरी, जनजातीय ललित कलाओं का ह्रास हो रहा, कमी हो रही, जो जनजातियों की कलाएं थी, ठीक है, वो कलाएं कम कम हो रही हैं। धार्मिक समस्या है, वो लोग डरते हैं कि भाई हमारा धर्म, हमारी कला संस्कृति कहीं खत्म ना हो जाए पूरा, तो ऐसी समस्याएं हैं। अगला प्रश्न, जनजातियों की धार्मिक समस्याओं को दूर करने के उपाय बताएं 2 ठो। पहला उपाय, धार्मिक अंधविश्वास को हटाने के लिए धर्म को एक वैज्ञानिक स्तर पर लाना बहुत जरूरी हो गया है आजकल। दूसरी बात है, जनजाति को ललित कलाओं के रक्षा के लिए अफ्रीका के अकीमीटो कॉलेज की तरह भारत में भी एक कॉलेज की स्थापना करें, ताकि जितने भी भारत की जनजातियां हैं उनकी रक्षा के लिए एक बढ़िया सा कॉलेज बना दें, ताकि उनकी जितनी भी संस्कृति है, उनकी जितनी भी कला है, उन सभी को बचा करके उनको एक प्रकार से रखा जा सके। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अनुसूचित जनजाति से आप क्या समझते हैं? देखिए, साधारणतः जनजाति का तात्पर्य ऐसे मानव समूह से समझ लिया जाता है जिसका रहन सहन, रीति रिवाज बहुत कुछ आदिम प्रकृति का हो, पुराने टाइप का हो। जनजातियों को आदिवासी अथवा वन्य जाति शब्द से केवल इसलिए संबोधित किया जाता है कि वह मानव जाति की आदिकालीन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, इस वजह से उनको कहा जाता है। ये जनजातियां होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भैया जनजातियों की 2 विशेषताएं लिखें। पहली विशेषता, जनजातियां सभ्य समाज से दूर घने जंगलों के बीच निवास करती हैं, इनका अपना विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरी बात, जनजाति की अवधारणा के अंतर्गत हम आदिम परिवार से या परिवारों के समूह को सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत की 4 जनजातियों के नाम लिखें। देखिए, भील, गोंड, संथाल, खासी और भारत की प्रमुख जनजातियां ये सब हैं। ठीक है, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक उच्च जाति, मतलब एक निम्न जाति उच्च जाति में बदलती है। जैसे मान लेते हैं, एक निम्न निम्न जाति जो होती है वो उच्च जाति में बदलती है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। जैसे मान लेते हैं कोई जाति है, छोटी जाति, तो वो बड़ी जाति जैसा पहनावा ओढ़ावा कर ले, ठीक है, और उनके जैसा काम करने लगे, उनके जैसा व्यवहार करने लगे, धीरे धीरे करके वो उच्च जाति में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने इटावा वाले कांड में देखा होगा, आधार कार्ड जो है बदला बदला आपको दिख रहा था। ऐसे ही आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके क्या होता है, सब लोग उनको ब्राह्मण समझेंगे और ब्राह्मण जाति में हो जाएंगे। ये कोई जाति छोटी बड़ी होती ही नहीं है, लेकिन जो इस समाज में आपको पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो कोई गलत वे में मत लीजिएगा इसको। जैसे क्या होता है कि धीरे धीरे समझे, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति अथवा कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह जो कि निम्न है, उच्च और प्रायः द्विज जाति बनने के प्रयास में अपने उस द्विज जाति के समान रीति रिवाज को उसी समान कर लेता है, उसी के जैसे कर्मकांड करवाता है, विचारधारा, जीवन पद्धति जो है वो बदल देता है अपना, और धीरे धीरे करके वह निम्न जाति धीरे धीरे करके 100-200 साल बीत जाता है, फिर वह एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी जो उसकी होती है वो बड़ी जाति बन जाती है, या समाज के लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये होती है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। प्रभु जाति को उच्च जाति कहा जाता है, तो प्रभु जाति बनने की प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। प्रभु जाति की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा ये किसने दी है? M.N. श्रीनिवास ने दी है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, जाति को परिभाषित कीजिए। देखिए, यह परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पुरुष या देवता से उत्पत्ति, एक से पारंपरिक व्यवसाय को अपनाने का दावा करती है तथा उन लोगों की दृष्टि से एक समरूप समाज का निर्माण करती है जो अपने मत के देने योग्य होती है, उसी को जाति कहते हैं। प्रोफेसर हर्बर्ट रिजले ने बताया। दूसरी बात, चार्ल्स कूले महोदय कहते हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित, तो जन्म पर आधारित होता है, तब उसको हम जाति कहते हैं। तो जाति जन्म पर आधारित है, लेकिन व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी, इसलिए वो सही थी। जाति व्यवस्था जो है जन्म पर आधारित है, इसलिए वो एक प्रकार से वो थोड़ी सी उसमें कमियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप सही तरीके से चीजों को देखेंगे तो केवल कमियां ही नहीं बल्कि ठीक ठाक चीजें भी हैं, लेकिन कमियां ज्यादा, जिनका जो कमियां उनको दूर किया जाए, सभी जाति को बराबर दर्जा दिया जाए, सबको एक प्रकार से उचित दृष्टिकोण, सभी को समान दृष्टि से देखा जाए। अगला प्रश्न, जाति प्रथा की 4 विशेषताएं लिखिए। देखिए, जाति जन्मजात होती है, पहली बात। दूसरी, जाति में खान पान पर प्रतिबंध होता है, एक नियम होता है उसका। तीसरी बात है, अधिकांश जातियों की व्यवसाय निश्चित होते पहले से कि आपको ये करना, आपको वो करना, पूरी सिस्टम बना हुआ है पूरा। जातियों में ऊंच नीच और छुआछूत के नियम भी होते हैं। ठीक है,
अगली विशेषता, अगला प्रश्न, व्यक्तिगत जीवन में जाति के 4 कार्य लिखिए। व्यक्तिगत जीवन में जाति के 4 कार्य, पहला है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण, दूसरा है मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है, तीसरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, चौथी व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है जाति व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक जीवन में जाति के 4 कार्य लिखिए। सामाजिक जीवन में जाति के 4 कार्य, पहला कार्य है सामाजिक संगठन एवं एकता में सहायक होती है, दूसरी आवश्यक प्रशिक्षण कार्य में कुशलता प्रदान करना, तीसरा समाज में श्रम विभाजन की सरलता या सरलतम व्यवस्था करना, चौथा राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना। ये 4 एक प्रकार से क्या है, जाति व्यवस्था के कार्य है। क्या करता है जाति व्यवस्था? जाति समाज जीवन में जाति के 4 काम क्या होते हैं? सामाजिक संगठन एकता में सहायता करना, आवश्यक प्रशिक्षण कार्य और कुशलता प्रदान करना, समाज में श्रम विभाजन की सरलतम व्यवस्था करना, राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वर्ण और जाति में 2 अंतर लिखिए। देखें, वर्ण व्यक्ति के गुण और कार्य पर आधारित होता है, जबकि जाति जो होता है व्यक्ति के जन्म पर आधारित होता है। ठीक है, वर्ण जो होते हैं, वर्ण 4 होते हैं, जातियां अनेक होती हैं। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों के अलग अलग काम है, ब्राह्मण मुखमंडल, भुजाएं क्षत्रिय, जंघा वैश्य और पैर शूद्र। इन सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग तरीके से लोगों का कार्य बटा हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ये वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जो होती है गुण और कार्य पर आधारित थी। ठीक है, जैसे आप देखते परशुराम जी, वो जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन वो कर्म से क्षत्रिय थे। द्रोणाचार्य, वो जन्म से आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण थे, कर्म से क्षत्रिय का काम करते थे। ऐसे ही तमाम प्रकार के और भी व्यक्ति हुए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो जन्म से जो है क्षत्रिय, मतलब कि आप देखते हैं जैसे विश्वामित्र जी हो गए, वो जन्म से शूद्र थे, लेकिन वो उन्होंने कर्म क्या किया? ब्राह्मण वाला किया, तो ब्राह्मण के रूप में पूजे जाते हैं। आजकल वाल्मीकि रामायण की पूजा होती है, वाल्मीकि जी की पूजा होती है। कोई भी रामायण खंड पढ़ता है, वाल्मीकि जी का आवाहन होता है, तुलसीदास जी का आवाहन होता है। तो ऐसे में जो इसे कर्म आपका रहेगा, ठीक है, तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो भाई आपका कर्म सही रहेगा तो आप मैटर नहीं करता आपकी जाति से कि धर्म से हो, जबकि जाति व्यक्ति के जन्म पर आधारित होने होती है। दूसरी बात, वर्ण समानता पर आधारित होते हैं, जबकि जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है। वर्ण में सारे वर्ण समान थे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय सब समान थे। ठीक है, जो अर्जित करता था जितना, व्यक्ति से जिसका मन होता था शिक्षा ग्रहण करना तो वो ब्राह्मण कहलाता था, जो युद्ध के मामले में प्रवीण होता था वो योद्धा कहलाता था क्षत्रिय, जो व्यापार करता था बनिया कहलाता था, वैश्य कहलाता था, जो काम वगैरह करता था सेवा करता था, जिसके अंदर एक प्रकार से सब क्वालिटी नहीं थी उसको शूद्र कहा गया। ये सब चीजें हो गई। ठीक है, जातियों में क्या ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान रहती है। अगला क्वेश्चन सब लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, हिंदू विवाह के प्रकार लिखिए। हिंदू विवाह बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं, इनमें से 4 विवाह मान्य है, 4 विवाह मान्य नहीं है। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, दूसरा है आर्ष विवाह, तीसरा प्रजापात विवाह, चौथा है ऋषि विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह, पांचवा पैशाच। देखिए, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये 4 विवाह जो है ये मान्य नहीं है। ठीक है, यानी अमान्य है, मान्य नहीं है ये 4 विवाह। ठीक है, जबकि ब्रह्म विवाह, ऋषि विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात विवाह, ये चारों विवाह मान्य है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से विवाह के ये 4 मतलब 8 तरीके जो है हिंदू में होता है। गंधर्व विवाह जो आजकल जो प्रेम विवाह होता है उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से विवाह को लेकर के मैंने बताया। आगे ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। आज या कल तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी, शायद आज ही आपको वीडियो मिल जाए, कल इसकी लाइव क्लास होगी। वैसे आज आपकी क्लास होगी सोशियोलॉजी की, सॉरी पॉलिटिकल साइंस की प्रथम सेमेस्टर की। कल आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होगी रात के 8 बजे से। हिंदी गद्य जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको सरल शब्दों में, हिंदी गद्य का पूरा सिलेबस में डिस्कस करूंगा सभी विश्वविद्यालयों के लिए। तो इसकी क्लास आपको मिल जाएगी, आप ग्रुप से जुड़ेंगे, इसका पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। सभी कहानियों को, सभी उपन्यासों को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थर्ड सेमेस्टर में हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप तुरंत एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62 पर आप तुरंत एसएमएस कर दीजिए। क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर। देखिए, अभी अगर आप सेकंड सेमेस्टर में, तो अधिकतर विश्वविद्यालय का पेपर हो चुका है, तो उसके लिए सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स है, 100 रुपए का फीस उसकी भी लगती है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। तो जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर का पेपर मतलब कि जो है पेपर सेकंड का दे चुके हैं, देने वाले हैं, आज खत्म हो जाएगा, तो थर्ड सेमेस्टर में जुड़ जाओ। थर्ड सेमेस्टर में अभी से जुड़ने का फायदा क्या होगा कि आप 6 महीने तक आप पढ़ते रहोगे, उसमें केवल 100 रुपए फीस में आपको पढ़ना है। स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद आपको ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपके एमसीक्यूज वाले भी होंगे और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिखित वाले, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय वाले भी होंगे। आंसर के साथ सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है,
और पीडीएफ जो होगी एमसीक्यूज वाले भी होगी और लिखित वाले सब की व्यवस्था की जाएगी। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, यानी कि आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी होगी। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर इस नंबर पर और जुड़ जाए हमारे साथ। अगर अभी आप जुड़ते हैं तो सोशियोलॉजी का जो क्लास अभी हमने दी है, ये सोशियोलॉजी क्लास आपको फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा मैं। सोशियोलॉजी आपके लिए सेकंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का पीडीएफ आपको, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो आपके लिए सोशियोलॉजी का पीडीएफ में सेकंड सेमेस्टर का सेंड कर दूंगा फ्री में, ठीक है। यानी वो 50 रुपए जो लगता थे आपके, 100 रुपए फीस लगती थी, 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस देते हैं अगर आप, तो 150 रुपए लगता है। अगर एक सेमेस्टर का लेते हैं तो 100 रुपए फीस है। अगर आप इस समय लेते हैं, थर्ड सेमेस्टर में जुड़ते हैं, अगर आज के लिए, केवल आज के लिए सिर्फ नियम है कि अगर आज आप जुड़ते हो सेकंड सेमेस्टर तो आपका सोशियोलॉजी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन थर्ड सेमेस्टर का कोर्स आपको लेना पड़ेगा, तब आपके लिए सेकंड सेमेस्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिनको भी जुड़ना तुरंत एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल डीडीयू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, मां पाटेश्वरी, ठीक है, बलरामपुर यूनिवर्सिटी। ऐसे ही आप देखते हैं आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर जो है स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ऐसे आपके तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, राजस्थान, और इसके अलावा आपका उत्तराखंड, जहाँ पर हिंदी लोग समझते हैं हिंदी की, वहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पेपर होता है, उन सभी के लिए हम पढ़ाते हैं। आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं, जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर और तुरंत जुड़ जाएं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लगभग 1 डेढ़ घंटे की क्लास हो चुकी है, 1 घंटा 46 मिनट में पढ़ा चुका हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।